दोस्तों, आज हम पेश करेंगे अलिफ लैला की नायाब कहानी हसन सुनार का अजीबोगरीब किस्सा, इसका तीसरा और आखिरी हिस्सा। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आ रही होगी। कहानी पेश करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटी के बटन को दबा दें। शुक्रिया। हसन की मां बेहोश हो गई। शाही वैद्य ने उसका इलाज किया। होश आया तो उसने रानी जुबैदा को सारी कहानी सुनाई। रानी जुबैदा बहुत परेशान हुई कि उसकी ललक की वजह से एक घर बर्बाद हो गया। उसे क्या मालूम था कि वो पोशाक कैसी थी। रानी ने हसन की मां को बहुत हौसला दिया कि जो भाग्य में लिखा था वो पूरा हुआ। हौसले से काम ले और उसका बेटा घर आए तो उसे भी धैर्य की सीख दे। हसन 3 महीनों के बाद जब बगदाद से लौटा तो अपनी 7 बहनों के दिए हुए उपहार से लदा हुआ था। लेकिन घर पहुंचते ही घर की हालत देखकर उसे अंदाजा हो गया कि उस पर कयामत टूट चुकी है। हसन की मां ने उसे सारा मामला रो रो कर सुनाया। हसन सुनता और अपनी किस्मत को कोसता रहा। वो मेहर निसा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता था और वो तो उसके दोनों चांद जैसे बेटों को भी साथ ले गई थी। हसन की हालत खराब होने लगी। वो कुछ खाता ना पीता, सारा दिन रोता रहता। बस उसके दिमाग में यही बात घूमती रहती जो उसकी मां ने उसे बताई थी कि मेहर निसा ने उड़ते हुए कहा था कि अगर हसन को उसकी जुदाई सहन नहीं होती तो उसके द्वीप पर चलाए। हसन का घर वीरान बन गया। दासिया गुलाम मौका देखकर खिसक गए और जो जिसके हाथ लगा उठाकर ले गए। मां बेटे को इतनी होश कहां थी कि वो सब पर नजर रखते या उन्हें रोकते टोकते। 1 महीना यूं ही रोते धोते बीत गया और फिर हसन ने अपनी 7 बहनों के पास जाने का इरादा किया था। वो बहनें जो उसकी मदद कर सकती थी। अपनी बूढ़ी मां को रोता धोता छोड़कर हसन फिर मंजिलें तय करता अपनी 7 बहनों के पास पहुंचा। उन्हें सारा मामला सुनाया तो वो बहुत दुखी हुई। जब हसन ने रानी मेहर निसा के द्वीप का नाम लिया तो उन सब के चेहरे पीले पड़ गए और वो एक दूसरे को चुपचाप देखने लगी। चंद मिनटों के बाद हसन की सबसे छोटी बहन ने कहा, हसन भाई, तुम नहीं जानते कि उस द्वीप तक पहुंचना नामुमकिन है। वहां तो जिन्नात भी इजाजत के बिना नहीं जा सकते। काश तुमने मेरी बात पर अमल करके वो परों वाला लिबास जला दिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। उन सब बहनों ने हसन की मदद करने और कोई राह निकालने के लिए मिलजुल कर सोचना शुरू किया। और फिर अचानक सबसे बड़ी बहन ने कहा, हमें चाचा अब्दुल कुद्दूस से इस सिलसिले में मदद लेनी चाहिए। ये उनका एक रिश्तेदार था जिसे सबसे बड़ी बहन से बहुत प्यार था। उसने अब्दुल कुद्दूस को हसन की सारी कहानी भी सुनाई थी और जब ये बताया था कि हसन ने ही बहराम जादूगर को मारा है तो अब्दुल कुद्दूस ने हसन से मिलने की इच्छा का इजहार किया था। अब्दुल कुद्दूस ने अपनी प्यारी भतीजी को अपने सर का एक बाल दे रखा था कि जब उसे कोई तकलीफ हो या मदद की जरूरत पड़े तो उस बाल को थोड़ा सा जला दे तो वो फौरन उसके पास पहुंच जाएगा। बड़ी बहन ने फौरन वो बाल निकाला और उसे थोड़ा सा जला दिया। थोड़ी देर में धूल और गुबार का तूफान उठा और एक बूढ़ा आदमी जिसकी भौं और पलके सफेद थी हाथी पर सवार प्रकट हुआ। ये अब्दुल कुद्दूस था। उसने अपनी सब भतीजियों को प्यार किया। फिर बड़ी भतीजी से पूछा, तुमने मुझे क्यों याद किया? उसने अब्दुल कुद्दूस को बताया कि हसन का जिक्र तो पहले ही कर चुकी है जिसने बहराम जादूगर को मारा था। अब उस पर मुसीबत आन पड़ी है और फिर सारी कहानी सुना दी। हसन इस दौरान में आंसू बहाता रहा। अब्दुल कुद्दूस ने उसे हौसला दिया और कहने लगा, उस द्वीप पर औरतें राज करती हैं। वहां तो जिन्नात भी नहीं जा सकते। मेरी सलाह यह है कि तुम वापस अपने घर अपनी मां के पास चले जाओ। हसन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, जनाब, आदमी को एक दिन तो मरना ही है, इसलिए मुझे मौत का कोई डर नहीं। आप मेरी मार्गदर्शन करें। मैं तमाम मुश्किलात और तकलीफें बर्दाश्त कर लूंगा। मैं अपनी बीवी मेहर निसा और बेटों के बिना तो वैसे ही मर जाऊंगा। अब्दुल कुद्दूस ने गौर किया। दिल ही दिल में हसन की बहादुरी और बेखौफी को सराहा और सोचने लगा। उसके बाद उसने 7 बहनों को मुखातिब करके कहा,
तुम इसके लिए दुआ करो, मैं इसे अपने साथ लिए जा रहा हूं। उन सब ने हसन को अच्छी तमन्नाओं और सफलता की दुआओं के साथ विदा किया। अब्दुल कुद्दूस ने कुछ पढ़ा और एक जिन हाथी की शक्ल में आ गया। हसन को अपने साथ सवार किया और हाथी भागने लगा। 3 दिन के सफर के बाद वो एक नीले रंग के पहाड़ के पास पहुंचे। अपने उस रंग की वजह से ये पहाड़ नीलम पहाड़ कहलाता था। उस पहाड़ के अंदर एक गुफा थी। हाथी उस गुफा के दरवाजे के सामने रुका। अब्दुल कुद्दूस और हसन हाथी से उतरे। अब्दुल कुद्दूस ने पूरे रास्ते में एक बार भी हसन से कोई बात नहीं की थी। अब उसे गुफा में ले गया। गुफा में रोशनदान होने की वजह से रोशनी थी। वो गुफा ऐसी थी कि खत्म होने का नाम ही ना लेती थी। चलते चलते वो एक सफेद दरवाजे के पास पहुंचे। अब्दुल कुद्दूस ने कहा, तुम यहां मेरा इंतजार करो और खबरदार दरवाजे को हाथ ना लगाना। ये कहकर अब्दुल कुद्दूस दरवाजे के अंदर चला गया। काफी देर के बाद जब अब्दुल कुद्दूस दरवाजे से बाहर आया तो उसके साथ एक घोड़ा था जिस पर जीन डाली हुई थी। अब्दुल कुद्दूस ने हसन को एक छोटी सी थैली दी तो हसन ने पूछा, जनाब इसमें क्या है? अब्दुल कुद्दूस ने जवाब दिया, इस थैली में खास किस्म की खुराक है। इसमें से तुम थोड़ी सी खा लोगे तो तुम्हें कई दिनों तक भूख महसूस नहीं होगी। हसन ने उसका शुक्रिया अदा किया तो अब्दुल कुद्दूस कहने लगा, अब मेरी एक एक बात ध्यान से सुनो। इस घोड़े पर सवार हो जाओ। ये घोड़ा तुम्हें खुद ब खुद एक गुफा के मुहाने पर ले जाएगा। तुम उस गुफा में दाखिल हो जाना। मैं तुम्हें एक खत भी देता हूं। तुम उस गुफा के मुहाने पर खड़े रहना। छठे दिन एक बूढ़ा बाहर आएगा जिसकी सफेद दाढ़ी नाभि तक लंबी होगी। तुम उसे कुछ कहे बिना मेरा खत देना। वो अंदर चला जाएगा। तुम्हें उसके बाद 5 दिनों तक फिर उसका इंतजार करना होगा। छठे दिन अगर वही बूढ़ा बाहर निकला तो समझ लेना कि तुम्हारी सफलता की कोई सूरत निकल आएगी। लेकिन अगर उस सफेद लंबी दाढ़ी वाले व्यक्ति की जगह कोई और निकला तो फिर तुम जान से गए, क्योंकि वो एक ही बार से तुम्हारा खात्मा कर देगा। ये सब कुछ समझाने के बाद उसने हसन को देखा और फिर प्यार से कहने लगा, मैं अभी यही कहूंगा कि अपनी जान को खतरे में ना डालो और अभी बगदाद वापस चले जाओ। जब हसन ने इनकार किया और हर हाल में मेहर निसा को हासिल करने का इरादा बताया तो अब्दुल कुद्दूस ने उसे खत देकर कहा, अच्छा तो फिर खुदा हाफिज। उधर घोड़ा यूं भागने लगा जैसे उड़ रहा हो। और फिर ऐसा इलाका आया कि जहां ऐसी गर्म हवाएं चल रही थी कि उसका चेहरा झुलसने लगा। वो घोड़े की कमर तक झुक गया और आंखें बंद कर ली। अचानक हसन ने बहुत से घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें सुनी तो उसने आंखें खोलकर देखा। वो जिस घोड़े पर सवार था उसके सामने बहुत से घोड़े दौड़ रहे थे। हसन ने देखा कि वो घोड़े ये कोशिश कर रहे हैं कि हसन का घोड़ा गिर जाए, लेकिन हसन का घोड़ा रास्ता बनाते भागता रहा और फिर एक गुफा के सामने जाकर रुक गया। हसन घोड़े से उतरकर गुफा के अंदर दाखिल हुआ और गुफा के मुहाने के पास बैठा रहा। उसे इस हालत में बैठे 5 दिन गुजर गए। छठे दिन एक काले रंग का व्यक्ति जिसकी दाढ़ी सफेद और नाभि तक लंबी थी बाहर आया। हसन ने उसे अब्दुल कुद्दूस का खत दे दिया, जिसे लेकर वो फिर गुफा के अंदर चला गया। 5 दिन हसन ने बेहद बेचैनी के आलम में बसर किए। उसने सोचा हो सकता है कि अब वो सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग बाहर ना निकले और कोई दूसरा बाहर आए और उसकी गर्दन उड़ा दे, मगर वो बहादुरी से वहां बैठा रहा। वो मेहर निसा के बिना जिंदगी को बर्बाद समझता था। छठे दिन वही व्यक्ति बाहर निकला। काला रंग, सफेद पोशाक, सफेद लंबी दाढ़ी। उसने अपना नाम शेख अबुल रेश बताया और हसन को अपने पीछे आने का इशारा किया। वो हसन को अपने साथ एक कमरे में ले गया। दरवाजा खुला तो हसन ने उसके अंदर ऐसी चीजें देखी जो उसने कभी नहीं देखी थी। गुफा के अंदर चलते गए। फिर एक बाग आया जिसमें संगमरमर की एक छतरी बनी हुई थी, जिसमें सोने का तख्त और चांदी की कुर्सियां थी, जिन पर बूढ़े बैठे हुए थे जिनकी लंबी लंबी दाढ़ियां थी।
उनके पास संगमरमर की अनोखी चीजें थी जिन पर किताबें रखी थी, और उनके पास लड़के बैठे पढ़ रहे थे। ये बुजुर्ग उन लड़कों को अजीबोगरीब भाषा में शिक्षा दे रहे थे। हसन और शेख अबुल रेश को आते देखकर वो सम्मान से उठे और फिर उन्हें अपने पास बिठा लिया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने वालों को इशारा किया और वो चुपचाप उठकर चले गए। हसन ने उन सफेद लंबी दाढ़ियों वाले बुजुर्गों को देखा तो वो संख्या में 4 थे। शेख अबुल रेश ने हसन से कहा कि वो अपनी मुसीबत उनके सामने पेश करे। जब हसन अपनी कहानी सुना चुका तो रोने लगा। उन बुजुर्गों ने उसे तसल्ली दी और कहा, इंसान पर हमारा विश्वास उठ चुका है। बहराम जादूगर जिसे तुमने मारा इंसान था और हमारा शागिर्द। हमने उसे जादूगरी की उच्च शिक्षा दी। वो बदनसीब चोर और बेवफा निकला और हमारा एक छोटा सा तिलिस्मी डिब्बा चुरा कर ले गया। हसन ने वो डिब्बा और छड़ी निकालकर फौरन उस बुजुर्ग को पेश किया और कहने लगा, मैंने उसे मारकर उसके सामान से ये निकाल लिया था। खुदा का शुक्र है कि आपकी ये अमानत आपके पास पहुंच गई। वो बुजुर्ग हसन से बहुत खुश हुए और सोचने लगे कि वो किस तरह हसन की मदद करें कि वो अपनी बीवी और बच्चों के पास पहुंच जाए। शेख अबुल रेश ने कहा, आप सब जानते हैं कि द्वीप तक पहुंचना नामुमकिन है। मैं तो कसम खा चुका हूं कि वहां नहीं जाऊंगा। ये युवक जो अपनी जिंदगी से नफरत करने लगा है बहुत बहादुर सही, लेकिन ये जिन्नात के राजा का सामना कैसे कर सकेगा? सब बुजुर्गों ने शेख अबुल रेश से कहा कि वो उस युवक की मदद से इनकार ना करे। शेख अबुल रेश सोचने लगा, फिर बोला, ये अजनबी निस्संदेह दयनीय है, लेकिन इसे खतरे का ज्ञान नहीं। बहरहाल मैं इसकी मदद करूंगा। शेख अबुल रेश ने एक कागज पर कुछ लिखा, उसे लिफाफे में बंद करके हसन को दिया। उसके बाद उसने उसे एक थैली दी और कहा, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना। इसमें कुछ खास मिट्टी है। जब मेरी जरूरत पड़े तो आग जलाकर उस पर थोड़ी सी मिट्टी छिड़क देना। मैं खुद तुम्हारी मदद को आ जाऊंगा। हसन ने शुक्रिया अदा करके दोनों चीजों को सुरक्षित कर लिया। उसके बाद शेख अबुल रेश ने एक बेहद तेज रफ्तार जिन को बुलाया और उसके कानों में कुछ चुपके चुपके कहा। जिन अदब से सर हिलाता रहा। शेख अबुल रेश ने कहा, हसन, ये जिन तुम्हें उड़ाकर जब आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचे तो शोर और पुकार सुनाई दे तो कान और जुबान बंद कर लेना। कुछ भी बोले तो जान से जाओगे। फिर ये जिन तुम्हें एक सफेद जमीन पर उतार कर गायब हो जाएगा। उस धरती का नाम धरती कपूर है। एक दिन रात का फासला तय करके तुम एक शानदार शहर में पहुंचोगे जिसके बीच एक सफेद दरिया बहता है। फिर तुम उस शहर के राजा से मिलना और मेरा खत देना। सब बुजुर्गों ने हसन को सफलता की दुआओं के साथ विदा किया। जब जिन आसमानों की ऊंचाइयों पर पहुंचा तो हसन को ऐसी आवाजें सुनाई दी कि उसके कान फटने लगे। हसन ने जुबान दांतों के नीचे की और कान बंद कर लिए। अंतत हसन सफेद धरती पर उतारा गया। हसन चलने लगा। एक दिन एक रात का सफर तय करता वो एक शहर पहुंचा और महल के दरबान से राजा से मिलने की अर्जी की। राजा का दरबार बहुत शानदार था। हसन अदब से सलाम लाया और शेख अबुल रेश का खत राजा के सामने पेश किया। राजा ने खत पढ़कर हसन को बहुत हैरत से देखा और फिर एक नौकर को आदेश दिया, इस युवक को शाही मेहमान खाने में ले जाओ। 3 दिनों तक हसन को शाही मेहमान खाने में ठहराया गया और उसकी खूब देखभाल हुई और हसन की सेहत कुछ बेहतर हुई। चौथे दिन राजा ने हसन को बुलाया और कहने लगा, तुम नहीं जानते कि वो द्वीप का रास्ता कितना खतरनाक है। बहरहाल मैं शेख अबुल रेश के आदेश की पालना करूंगा, लेकिन मेरी सलाह यह है कि तुम बगदाद वापस चले जाओ। मैं उसका इंतजाम किए देता हूं। तुम नहीं समझते कि अगर तुम उस द्वीप पर पहुंच भी गए तो जिस मकसद के लिए तुम वहां जा रहे हो वो पूरा नहीं हो सकता। हसन ने राजा से कहा कि वो अपनी बीवी और बेटों को हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा सकता है। अगर मुझे मरना है तो क्यों ना उनके करीब मरूं। राजा कहने लगा, यहां जल्द ही व्यापारी जहाज उस द्वीप से आएंगे
और वो यहां से व्यापार का सामान लेकर जाएंगे। मैं तुम्हें किसी जहाज में मल्लाहों के हवाले कर दूंगा। कोई पूछे तो कहना कि तुम मेरे प्रिय हो। इसके बाद धरती कपूर के राजा ने हसन को हिदायत दी कि उसे उस द्वीप के तट पर उतरकर क्या कुछ करना है। उसने एक एक बात हसन के दिमाग में बिठाई और समझाया कि अगर उसने गलती की तो फिर वो जिंदा नहीं बचेगा। हसन ने एक एक बात अपने दिल में पक्की कर ली। हसन को फिर शाही मेहमान खाने में भेज दिया गया, जहां उसकी खूब सेवा की गई और हसन की सेहत बेहतर हो गई। 3 माह के बाद राजा ने जहाज के कप्तान को बुलाकर हसन को उसके सुपुर्द करते हुए कहा कि वो उसे अपने जहाज में छुपा कर ले जाए और किसी को उसके बारे में कुछ ना बताए, और फिर द्वीप के तट पर झाड़ियों के करीब उतार दे। कप्तान ने जहाज में हसन को छुपा दिया। 10 दिन 10 रातों के बाद जहाज द्वीप के तट पर शाम के वक्त पहुंचा। कप्तान ने उसे चुपके से तट पर झाड़ियों के करीब उतार दिया। हसन को राजा की एक एक बात याद आई और उस पर अमल करते हुए एक सायादार झाड़ी के नीचे छुपकर बैठ गया। जब रात हुई तो ऐसा ही हुआ जैसे राजा ने बताया था। औरतों की फौज आई जिनके हाथों में नंगी तलवारें थी। वो व्यापारिक सामान की देखभाल में लग गई। जब वो काम से फारिग हुई तो आराम करने के लिए उन झाड़ियों पर बैठ गई। ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए वो जल्दी सो गई। जिस झाड़ी के नीचे हसन छुपा था उस पर एक मजबूत शरीर और बड़े कद की औरत बैठी थी, जिसने तमाम औरतों की तरह मर्दों जैसा पहनावा पहन रखा था। हसन को राजा की हिदायत याद आई और वो उस पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। हसन ने धरती कपूर के राजा की हिदायत के मुताबिक उस औरत के पांव पकड़ लिए। वो चौंकी और झुककर बोली, इससे पहले कि तुम्हें मार डालू बता तू कौन है और यहां क्यों छुपा है? हसन ने विनती करते हुए कहा, बेशक तुम मुझे मार देना, लेकिन उससे पहले मेरी कहानी सुन लो। मैं तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता देता हूं कि मुझ पर दया करो। हसन ने अपनी सारी कहानी सुनाई तो वो उसकी मुसीबतों और दर्द भरे लहजे से बहुत प्रभावित हुई और कहने लगी, सुनो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए दया पैदा हो गई है। चुपचाप यही पड़े रहो। अगर किसी को भी पता चल गया कि एक इंसान यहां मौजूद है तो रानी को खबर कर देगा और फिर हम दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। रात के आखिरी पहर में जहाज द्वीप के अंदर रवाना होगा। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगी, फिर जो होगा देखा जाएगा। हसन को यूं तसल्ली देकर वो उठकर चली गई। वापस आई तो उसके हाथों में पोशाक था, वैसा ही जैसा उन औरतों ने पहन रखा था। कहने लगी, तुम खुशकिस्मत हो, एक फालतू पोशाक मिल गया, तुम इसे चुपचाप पहन लो। हसन ने वो पोशाक पहना तो उस औरत ने उसे तलवार ढाल और भाला पकड़ा दिए। हसन को अब पहचानना मुमकिन ना रहा था। उसने पूछा, मैं अपनी उपकार करने वाली का नाम जानना चाहता हूं। वो कहने लगी, मेरा नाम शहवार है, तुम मुझे मां की जगह समझ सकते हो। मैं द्वीप की औरतों की फौज की सेनापति हूं। बस अब तुम मुझसे कोई बात ना करना, मेरे साथ चलते रहना, और जब हम नदी के किनारे तंबुओं में पहुंचे तो वहां मेरा तंबू सबसे ऊंचा और खूबसूरत होगा। तुम छुपकर वहां आ जाना, फिर मैं सोचूंगी कि तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूं। हसन शहवार की हिदायत के मुताबिक अमल करता रहा। सफर खत्म हुआ तो वो छुपकर शहवार के तंबू में पहुंचा। वो अंदर दाखिल हुआ तो शहवार ने तंबू का दरवाजा बंद कर दिया। तंबू में रोशनी थी। अभी तक हसन शहवार का चेहरा नहीं देख सका था, क्योंकि सारा सफर अंधेरे में हुआ था। उसे देखकर वो हैरान रह गया। वो बेहद बदसूरत बूढ़ी औरत थी। उसकी नाक बहुत लंबी थी और वो बार बार थूकती थी। शहवार भी हसन को देखकर बेहद हैरान हुई कि ऐसा खूबसूरत जवान उसने कभी ना देखा था, और वो निस्संदेह बहादुर था कि यहां तक पहुंचने में सफल हुआ था। उसने दिल से हसन की मदद करने का फैसला किया और कहने लगा, द्वीप 7 द्वीपों पर आधारित है। इन 7 पर 7 बहनें राज करती है। हम जिस द्वीप के तट पर हैं, इस पर सबसे बड़ी बहन राज करती है, जो दूसरे 6 द्वीप की राज की भी निगरानी करती है। अभी तो हम तट पर हैं,
जब हम अंदर जाने के लिए सफर करेंगे तो हमें खतरनाक रास्तों से गुजरना होगा। पहले पंछियों की धरती आएगी, जिनकी आवाजें सुनकर कान फटने लगते हैं। फिर हिंसक जानवरों और चौपायों की धरती। फिर खास जिनों की धरती। उन जिनों के नथुनों से आग निकलेगी। बहरहाल तुम्हें कान बंद कर लेना। हसन सब कुछ सुनता और दिल मजबूत करता रहा। शहवार सोचती रही। हसन ने उसे जो कुछ बताया था, उससे तो ये अंदाजा होता है कि सबसे छोटी बहन मेहर निसा हसन से शादीशुदा थी। लेकिन वो हैरान थी कि मेहर निसा 3.5 साल तक एक इंसान के साथ गुजार आई और उसके 2 बच्चे भी पैदा हो गए, लेकिन उसकी राज भी चलती रही और किसी को खबर ना हुई। शहवार ने हसन को बताया कि द्वीप का आखिरी द्वीप वही है जहां मेहर निसा, जिन्नात के राजा की सबसे छोटी बेटी की राज है। शहवार ने हसन की मदद के लिए अपने दिल में एक योजना बनाई और फिर रात के आखिरी पहर सफर शुरू हो गया। राह में पंछियों का इलाका आया तो उनकी आवाजें सुनकर हसन ने कानों में उंगलियां ठूंस ली। हसन ने पहली बार हिम्मत हार दी। उसे मालूम था कि आगे इससे भी ज्यादा सख्त मरहले हैं। उसने सोचा कि इसलिए उसे शेख अबुल रेश की मदद की जरूरत है। सफर में 2 दिन बीत गए थे। रात हुई। औरतों की फौज ने डेरे डाले तो हसन ने पत्थर रगड़कर आग जलाने की कोशिश की तो नाकाम रहा। फिर चल निकला। राह में एक जगह उसने दरख्तों के झुंड में आग जलाई और उस पर शेख अबुल रेश की दी हुई मिट्टी छिड़क दी। रात अंधेरी थी। वहां कोई ना था। फौज आगे निकल चुकी थी। अचानक किसी ने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़ लिए। उसने देखा तो वो एक बेहद डरावना जिन था जो कहने लगा, मुझे शेख अबुल रेश ने तुम्हारी मदद के लिए भेजा है। आगे के मरहलों से डरने की जरूरत नहीं। शेख ने तुम्हारे लिए 2 फूल भेजे हैं। इन्हें अपने कानों में ठूंस लेना। फिर तुम्हें कोई डरावनी आवाज सुनाई नहीं देगी। अब आओ, मैं तुम्हें फौज के पास पहुंचा दूं। जिन ने उसे फौरन फौज के पास पहुंचा दिया। हसन का बाकी सफर बेफिक्र से कटा। वो ना चौपायों और हिंसक जानवरों की आवाज से डरा हुआ, ना जिनों से, जिनके नथुनों से आग निकलती रही, और हसन बेफिक्र रहा। उन्होंने आखिरी पड़ाव किया। हसन भी चुपके से रात को शहवार के तंबू में चला गया। शहवार ने हसन को देखकर कहा, मैंने सोच लिया है कि मैं तुम्हें जिन्नात के राजा की सबसे बड़ी बेटी और इस द्वीप की रानी के सामने पेश कर दूंगी। फिर जो तुम्हारी किस्मत में होगा वो होकर रहेगा। शहवार कोई मामूली चीज नहीं थी। वो बहुत बड़ी जादूगरनी थी। उसने उस द्वीप की रानी और जिन्नात के राजा की बेटी को अपनी गोद में पाला था। रानी उसका बड़ा सम्मान करती थी। फिर वो औरतों की फौज की सेनापति भी थी। फिर भी वो ये जानती थी कि एक इंसान को अपने साथ द्वीप में लाने की सजा मौत थी। और फिर एक दिन वो द्वीप के पहले द्वीप की राजधानी पहुंच गए। सुबह होने से पहले शहवार उसे अपने घर ले गई और उसे कहा कि वह ना तो घर के बाहर झांके ना बाहर निकले। हसन अब उस कमरे में अकेला रहता। वो जल्द से जल्द अपने बच्चों और बीवी के पास पहुंचना चाहता था। बेसब्री की वजह से उसे अंदाजा नहीं था कि शहवार उचित समय के इंतजार में है। वो उसे समझाती रही, उसे हौसला देती रही। इससे कतई नजर के शहवार उन 7 बहनों के नजदीक सम्मान के काबिल समझी जाती थी और उस द्वीप की रानी, सबसे बड़ी बहन को उसने गोद में पाला था। फिर भी वो डरती थी कि ऐसा ना हो कि रानी गुस्से में आकर हसन को मार दे। लेकिन हसन की बेचैनी चरम सीमा को बढ़ रही थी। वो सारा दिन अपनी बीवी मेहर निसा और बच्चों को याद करके रोता रहता। उस द्वीप की रानी और 7 बहनों में से बड़ी का नाम रानी नूर था। शहवार उसके दरबार में गई तो रानी नूर ने उसका सम्मान से स्वागत किया। उसे अपने पास बिठाया, सफर का हाल पूछा। जब बातचीत का ये चरण खत्म हुआ तो शहवार ने रानी नूर को बताया कि वो अपने साथ एक अजीब चीज लाई है। जब रानी ने उत्सुकता से पूछा कि वो चीज क्या है, तो शहवार ने हसन की दर्द भरी कहानी सुना दी। हसन सुनार की ये कहानी सुनकर रानी नूर का शरीर गुस्से से कांपने लगा। वो शहवार को बेहद डरावनी निगाहों से घूरने लगी
तो शहवार उसके कदमों में गिर पड़ी और कहने लगी, रानी, मैं उसे बेसहारा और मददगार समझकर अपने साथ ले आई। मेरे दिल में उसकी कहानी सुनकर दया पैदा हो गई थी। आप भी उस पर दया करें। रानी नूर ने उसकी बात काटते हुए गुस्से भरे लहजे में कहा, अभागी औरत, तुम्हें ये हरकत कैसे हुई कि तुम एक इंसान को जिन्नात के राजा के इलाके में ले आई? तुम्हारा मुझ पर बचपन में पालने का हक ना होता तो मैं अभी तुम्हें खूंखार कुत्तों के आगे डाल देती। शहवार को ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। रानी नूर ने चीख कर कहा, तुम अभी इस वक्त जाकर उस इंसान को साथ लेकर आओ और मेरे सामने पेश करो। शहवार वहां से उठी और अपने घर पहुंची और हसन से कहा, चल मेरे साथ चल। मुझे यूं लगता है कि जैसे आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है। हसन बेखौफ से चल पड़ा। वो तो तय कर चुका था कि अगर अपनी बीवी मेहर निसा और बेटों से मिलाप की राह में वो मारा भी जाए तो उसे खुशी होगी। जब हसन रानी नूर के सामने पेश हुआ तो उसने मुंह पर नकाब डाल रखा था। हसन ने अदब से सर झुकाकर सलाम किया। रानी नूर ने बड़े अपमानजनक अंदाज में उससे सवाल पूछने शुरू किए कि वो कौन है, कहां से आया है, वगैरह वगैरह। हसन ने उसके सवालों के जवाब बहुत हिम्मत से दिए। जब अपनी कहानी सुनाते हुए द्वीप का जिक्र आया तो तब तक हसन की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने कहा, ए रानी, मैं आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम देता हूं कि मेरी मदद करो और मुझे मेरी बीवी और बच्चों से मिलवा दो। और अगर आपने मुझे यहां मारने की नीयत से बुलवाया है तो फिर मारने में देर ना करें। हसन की कहानी और उसकी विनती और प्रार्थना का रानी नूर पर इतना असर हुआ कि उसने कहा, मैं तुम्हें अभी नहीं मारूंगी, लेकिन तुम्हारी कहानी झूठी निकली तो फिर दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मेरे दंड और सजा से ना बचा सकेगी। रानी ने आदेश दिया कि द्वीप की तमाम जवान औरतों को हसन सुनार के सामने पेश किया जाए ताकि उनमें से अपनी बीवी को पहचान सके। 2 हफ्ते में द्वीप और रानी नूर की राज की तमाम जवान औरतों को हसन के सामने लाया गया, लेकिन उनमें से कोई उसकी मेहर निसा होती तो वो उसे पहचानता। अब तो रानी नूर गुस्से में आग बबूला हो गई, क्योंकि सब औरतें और सब परियां उसके सामने लाकर खड़ी कर दी गई थी। रानी नूर और तरह से सोचने लगी कि उसने परी और जीनों को नाराज ना कर दिया हो, क्योंकि उसकी रियासत में तो किसी इंसान का दाखला ही मना था। यद्यपि रानी के दरबार की बहुत सी अहम पदाधिकारी महिलाओं और परियों को हसन पर दया आ रही था, लेकिन वो रानी नूर के आदेश के खिलाफ सांस भी नहीं ले सकती थी। हालांकि सब जानती थी कि रानी नूर कितनी जालिम और पत्थर दिल है। शहवार, जो दिल से हसन को अपना बेटा समझने लगी थी, सबसे ज्यादा परेशान थी। रानी नूर ने अपनी एक जल्लाद किस्म की दासी को आदेश दिया, इस बदनसीब झूठे इंसान को बांधो और इसे इस तरह से अपमानित करके मार डालो कि इसके बाद किसी इंसान को हमारी धरती पर कदम रखने की हिम्मत ना हो। शहवार को तो पहले ही रानी के इरादे का ज्ञान हो गया था। वो भी कुछ कहने ही वाली थी कि रानी ने कोड़ा उसकी तरफ फेंका और चिल्लाई, तू भी अपनी जगह पर खड़ी रह। हसन की पोशाक उतारकर हाथ पांव बांधकर उसे कांटों पर घसीटा गया। उसके शरीर से खून बहने लगा। उसकी हालत देखकर दरबार के बहुत से लोग तड़प उठे। जल्लाद औरत तलवार निकालकर रानी नूर के आदेश का इंतजार करने लगी। पूरे दरबार पर सन्नाटा छा गया। उस सन्नाटे को शहवार ने तोड़ा। वो हिम्मत करके रानी नूर के सामने पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगी। उसे अपने अधिकारों और सेवाओं का वास्ता दिया। फिर वो कहने लगी, रानी, इसे मैंने यहां लाने की गुस्ताखी की। अगर आपके राज्य में इसकी बीवी से ना मिली तो फिर आप इसे मार दें। आप जब कहें मैं इसको आपके सामने पेश कर सकती हूं। अब इसे मत मारो। मैं इसकी जिंदगी का वादा इससे कर चुकी हूं। अगर मैंने ये साहस किया है तो सिर्फ आपकी मेहरबानियों की वजह से। अगर मुझे ज्ञान होता कि आप इसे मरवा देंगी तो मैं इसे कभी अपने साथ ना लाती। आप जैसी महान रानी को यह शोभा नहीं देता कि इस जवान को सिर्फ इसलिए मार दिया जाए कि ये जगहों जगहों अपनी बीवी और बच्चों की तलाश में भटक रहा है।
रानी नूर के दिल पर शहवार की इस बात का असर तो हुआ, लेकिन उसने एक सवाल पूछकर शहवार की बात का असर खत्म करना चाहा। उसने कहा, मेरे राज्य में जितनी औरतें और परियां थी इसके सामने लाई गई है। अब कौन सी औरत या परी ऐसी रह गई है जो इसकी बीवी हो सकती है? शहवार ने उसका जवाब बड़ी साहस से दिया। वो कहने लगी, रानी अब खुद वो है जिसने हसन को अपना चेहरा नहीं दिखाया, बल्कि नकाब में ढका रखा है। रानी नूर ये सुनकर बहुत हंसी और कहने लगी, खूब तुमने इसे मेरा पति और 2 बच्चों का बाप बना दिया है। हालांकि तुम जानती हो कि मैं भी अविवाहित हूं, लेकिन तुम्हारी खातिर में इसे अपना चेहरा भी दिखाने के लिए तैयार हूं। रानी नूर के आदेश पर हसन के हाथ पांव खोलकर उसके सामने खड़ा कर दिया गया और फिर रानी नूर ने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। हसन ने जब उसका चेहरा देखा तो वो कहने लगा, आप बेहद खूबसूरत हैं। आज तक मैंने अपनी बीवी के अलावा जितनी औरतें और परियां देखी है, आप उन सबसे खूबसूरत हैं। मैं अदब से आपको बताना चाहता हूं कि आपकी शक्ल मेरी बीवी से बेहद मिलती है। वो भी जैसी आप खूबसूरत है वैसी ही खूबसूरत है। आप में और उसमें सिर्फ एक फर्क है, और वो है कि आपका कद ऊंचा है और वो आपसे कद में कुछ छोटी है। हसन दिल खोलकर रानी नूर की खूबसूरती की तारीफ करने लगा तो रानी ने अपना चेहरा नकाब से ढाक लिया और इसके साथ ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। रानी नूर अब तक बहुत सोचकर कुछ फैसले कर चुकी थी। उसने शहवार को बुलाकर कहा, मैं अब इस युवक के मारने का इरादा स्थगित करती हूं। फिर रानी नूर ने शहवार से कहा कि वो हसन को अपने साथ अपने घर ले जाए। उसके जख्मों का इलाज शाही वैद्य से कराएं। उसे अच्छा खाने पीने को दे ताकि उसकी सेहत ठीक हो सके। ये हिदायत देने के बाद रानी नूर ने शहवार को आदेश दिया, इन चीजों का इंतजाम करके जल्द से जल्द मेरे पास आओ। शहवार ने हसन को साथ लिया और उसके जख्मों के इलाज के लिए शाही वैद्य भी आ गए। अपने घर में उसकी मरहम पट्टी करवाने के बाद शहवार ने हसन से कहा, बेटा मुझे तो इस मेहरबानी के पर्दे में रानी की कोई चाल छुपी हुई महसूस होती है। हसन ने कहा, तुमने मुझे अपना बेटा बनाकर मेरी जान बचाई, लेकिन अगर मेरी ये जान मेरे बीवी बच्चों के लिए कुर्बान हो जाए तो मुझे कोई दुख ना होगा। शहवार जब रानी नूर के सामने पहुंची तो रानी नूर ने उसे आदेश दिया कि वो फौरन हथियारबंद सवारों का एक दस्ता लेकर उसके बाप जिन्नात के राजा के पास जाए, जहां उसकी छोटी बहन मेहर निसा भी है। मेहर निसा को मेरा सलाम दो। उसे बिल्कुल अकेले में मिलना। उसे कहना कि मैं उसके बेटों को देखने की बड़ी इच्छा रखती हूं। अगर वो हसन के बारे में कुछ पूछे तो कुछ जवाब ना देना। उसे कह देना कि अब उसका कोई राज छुपा नहीं रहा। अपने दोनों बेटों नासिर और मंसूर को मेरे हवाले कर दे। यही मेरा आदेश है। उसने उन बच्चों को यकीनन छुपा कर रखा होगा। अगर कोई बहाना करे तो कह देना कि इस तरह वो अपने बेटों से हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगी। तो उन बच्चों को साथ लेकर फौरन मेरे पास पहुंचो। शहवार ने उसी वक्त अंदाजा लगा लिया कि रानी नूर ने हसन को पूरी तरह तबाह करने का फैसला कर लिया है, लेकिन वो आदेश की पालना के लिए मजबूर थी। वो कुछ सोचने लगी तो रानी नूर ने कहा, शहवार तुम क्या सोच रही हो? उसने कहा, रानी मैं सोच रही हूं कि एक तरफ आप गुप्तता का आदेश दे रही है और इसके साथ हथियारबंद सवारों का एक दस्ता भी साथ ले जाने के लिए आदेश दिया है। क्या मैं अकेली न चली जाऊं? रानी नूर ने शहवार को डांट दिया और कहा कि उसे जैसे आदेश दिया गया है वैसे उसकी पालना करे। जिन्नात के राजा की 7 बेटियां थी। 6 बेटियां एक मां से और सबसे छोटी दूसरी मां से। सबसे बड़ी रानी नूर थी और सबसे छोटी मेहर निसा। चूंकि वो अपनी 6 बहनों से छोटी और सौतेली थी, इसलिए सारी बहनें उसे अच्छा नहीं समझती थी और कोशिश करती थी कि अपने बाप जिन्नात के राजा की नजरों से गिरा दें। मगर जिन्नात के राजा को अपनी उसी सबसे छोटी बेटी से सबसे ज्यादा प्यार था। शहवार मंजिले तय करते द्वीप के आखिरी द्वीप पहुंची जहां मेहर निसा की राज थी। मेहर निसा से मिलकर उसने उसे रानी नूर का संदेश दिया
और कहने लगी कि रानी उससे मिलने की इच्छा रखती है। और फिर शहवार ने रानी नूर के आदेश के मुताबिक बच्चों के वो 2 खूबसूरत पोशाक निकालकर मेहरनिसा को देते हुए कहा, रानी ने ये पोशाक खास तौर पर भिजवाए हैं ताकि आपके दोनों बेटों को ये पोशाक पहनाकर मैं रानी नूर के पास ले जाऊं। अपने बेटों का जिक्र सुनकर मेहरनिसा को यूं महसूस हुआ जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। उसका रंग पीला पड़ गया। वो हैरान थी कि रानी नूर को उसके बेटों की खबर किसने दी। शहवार गौर से उसे देख रही थी। मेहरनिसा कहने लगी, मैंने अपने बच्चों पर कभी किसी बाहरी की निगाह भी नहीं पड़ने दी। उसे कैसे पता चला कि? मेहरनिसा को अचानक हसन का ख्याल आ गया, इसलिए उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। हसन उस द्वीप पहुंच गया है। उसने सोचा, अगर ऐसा हो चुका है तो फिर मुझे ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हसन मुसीबतों का हल ढूंढ निकालेगा। उसका जी चाहा कि वो हसन के बारे में पूछे, लेकिन उसने ये बात दिल में ही रहने दी। उधर शहवार सोचने लगी कि क्या मैं इसे सब कुछ बता दूं, लेकिन उसने भी सोचा कि अभी बात नहीं करनी चाहिए। वो मेहरनिसा से कहने लगी, मेहरनिसा, मैंने तुम सब बहनों को गोद में पाला है। तुम सब मेरी इज्जत करती हो। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे दोनों बेटों को खुद सुरक्षित वापस कर जाऊंगी। अब मेहरनिसा से धैर्य ना हो सका। वो कहने लगी, देख, मुझे सच सच बता दो कि असल मामला क्या है। शहवार ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, मेहरनिसा, तुम अब ये सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दो। बच्चे मेरे हवाले कर दो। तुम बाद में वहां आ जाना। मंसूर और नासिर को मेहरनिसा ने वही पोशाक पहनाया जो रानी नूर ने उसके लिए भेजा था। फिर बच्चों से कहा, तुम शहवार के साथ जाओ। तुम्हारी खाला तुम्हें मिलना चाहती है। मैं चंद दिनों के बाद तुमसे आन मिलूंगी। जब शहवार बच्चों को लेकर रवाना हुई तो मेहरनिसा का रोते रोते बुरा हाल हो गया। उसकी आंखों के तारे पहली बार उससे अलग हो रहे थे। शहवार दोनों बच्चों नासिर और मंसूर को साथ लेकर रानी नूर के पास पहुंची। बच्चों ने बड़े अदब से अपनी खाला को सलाम किया। रानी नूर बच्चों की खूबसूरती से बहुत प्रभावित हुई। उन दोनों को अपने पास बिठाकर प्यार किया और फिर शहवार को आदेश दिया, हसन को मेरे पास फौरन लेकर आओ। शहवार खड़ी रही तो रानी नूर ने गुस्से से पूछा, क्या बात है? शहवार कहने लगी, रानी, आप हम सबकी जान की मालिक है। अगर ये बच्चे हसन के हुए तो क्या आप इन्हें मार तो ना देंगी? रानी नूर एकदम गुस्से में आ गई और कड़कती हुई आवाज में कहा, एक इंसान हमारे द्वीप में घुस आया है। उसने हम सबको बेनकाब कर दिया है। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं उसे सजा ना दूंगी? शहवार आंसू बहाती हसन को बुलाने के लिए चल दी। हसन उसे देखकर बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके दुखी चेहरे को देखकर परेशान हो गया। चलो मेरे साथ, अब खुदा जाने हमारा अंजाम क्या हो। शहवार ने उसे कहा तो हसन ने भी विस्तार ना पूछा और शहवार ने भी कुछ ना बताया। वो चुपचाप शहवार के साथ चल पड़ा और जब दरबार में हसन ने अपने बेटों को देखा तो खुशी से बेहोश हो गया। नासिर और मंसूर ने भी अपने बाप को पहचान लिया और रानी नूर के पास से उठकर भागते हुए अपने बेहोश बाप के पास जाकर उससे लिपटकर रोने लगे। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति का दिल भर आया, लेकिन रानी नूर तो कुछ और ही सोच रही थी। अब उसे यकीन आ गया कि ये दोनों बच्चे हसन के बेटे हैं और मेहर निसा हसन की बीवी है। गुस्से से उसके तन बदन में आग लग गई। हसन को होश आ गया तो अपने बेटों से प्यार करने लगा। रानी नूर गुस्से से उठी। उसने तख्त से उठकर हसन के पास जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया। सिपाहियों को आदेश दिया, जिन्होंने बच्चों को हसन से अलग कर दिया। फिर सिपाही रानी के आदेश पर हसन को कैद करने के लिए जा रहे थे तो रानी ने हसन को और भी मारा और अपमानित किया। हसन के जख्म फिर रिसने लगे और फिर ना जाने रानी के मन में क्या आई कि सिपाहियों को आदेश दिया, इसे शहर के बाहर छोड़ आओ ताकि वहीं मर जाए। सिपाही हसन को लेकर चल दिए। रानी नूर ने शहवार की तरफ देखा और कहने लगा, और अगर तुमने इसे आश्रय दी या मदद की तो फिर
तुम्हें कोई ताकत ना बचा सकेगी। शहवार ने सर झुका लिया। मेहरनिसा ने अपने बेटों को दिल पर पत्थर रखकर शहवार भेज तो दिया था, लेकिन उनके बिना एक रात गुजार के ही उसके लिए अपने बेटों से दूर रहना मुमकिन ना रहा। उसने अपनी बहन रानी नूर की राज में जाने का फैसला करके तैयारियां शुरू कर दी। उसने रानी नूर अपनी सबसे बड़ी बहन के लिए अच्छे अच्छे उपहार जमा किए। वो सफर पर रवाना होने ही वाली थी कि एक महिला दूत उसके पास आई और सलाम के बाद कहने लगी, आपके पिता जिन्नात के राजा ने संदेश भेजा है कि आप उनसे मुलाकात के लिए अभी चलें। मेहरनिसा ने सफर का रुख बदल लिया और अपने बाप के बुलावे पर अपने पिता जिन्नात के राजा से मिलने रवाना हो गई। जिन्नात के राजा ने अपनी प्यारी और सबसे छोटी बेटी का बड़ी शफकत से स्वागत किया। उसे अपने पास बिठाया और फिर कहने लगा, मेरी बेटी, मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा है जिसने मुझे परेशान कर रखा है। तुम जिस सफर पर रवाना हो रही हो उसका नतीजा तुम्हारे हक में शायद अच्छा ना निकले। मेहरनिसा ने पूछा, प्यारे बाप बताइए, आपने क्या ख्वाब देखा है? जिन्नात के राजा कहने लगा, मैंने एक बड़े खजाने के घर को देखा जहां चारों तरफ कीमती जवाहरात बिखरे हैं। मैं उन्हें मामूली समझकर उनके पास से गुजर गया। जब आगे गया तो मेरी निगाह ऐसे 7 हीरों पर पड़ी जो सबसे कीमती और चमकदार थे। मैंने वो 7 हीरे उठा लिए। कुछ को मैंने अपनी जेब में डाल लिया और 7वें को अपने हाथ में रखा कि उसे अच्छी तरह देखूं कि वह मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं उसको अच्छी तरह देख भी ना पाया था कि एक पक्षी अचानक कहीं से प्रकट हुआ। उस जैसा पक्षी हमारी राज में कभी देखने में ना आया। वो सीधा उस हीरे पर झपटा और उसे अपने पंजों में दबोचकर उड़कर गायब हो गया। जिन्नात के राजा ये ख्वाब सुनाकर खामोश हो गया। मेहरनिसा सोचने लगी। कुछ देर बाद जिन्नात के राजा ने कहा, इसके बाद मेरी आंख खुल गई। अब तक उस ख्वाब का असर मेरे दिल पर है। मैंने ज्योतिषियों को बुलाया, उनको ख्वाब सुनाया और सब कहने लगे कि आपकी 7 बेटियां हैं। सबसे छोटी सबसे समझदार, सबसे खूबसूरत है। उसे आपकी उम्मीदों के विपरीत आपसे छीन लिया जाएगा। जिन्नात के राजा ने आह भरी और कहने लगा, तुम अपनी बहन के बुलावे पर उससे मिलने जा रही हो। वो तुमसे ईर्ष्या करती है, इसलिए तुम ये सफर स्थगित कर दो। अब मेहरनिसा अपने पिता को क्या बताती कि वो किस मजबूरी के तहत रानी नूर से मिलने जा रही है। वो तो अपने पिता को ये भी नहीं बता सकती थी कि उसकी एक इंसान से शादी हो चुकी है, बल्कि उसके 2 बेटे भी हैं। वो कहने लगी, प्यारे बाप, रानी नूर मेरी बड़ी बहन है। एक लंबे समय से उससे मुलाकात नहीं हुई। अब अगर मैं उसके बुलावे पर ना गई तो वो नाराज हो जाएगी। आप परेशान ना हो, मुझे जाने की इजाजत दे दें। जिन्नात के राजा ने मेहरनिसा को दिल पर जबर करके जाने की इजाजत दे दी। उसकी सुरक्षा के लिए 1000 हथियारबंद सवार भेजे। जिन्नात के राजा खुद अपनी बेटी को विदा करने के लिए दूर तक उसके साथ गया और चलते वक्त कहा, तुम वहां 1 हफ्ते से ज्यादा रुकना मत करना और वापसी में मुझसे मिलकर अपनी राज में जाना। जैसे ही मेहरनिसा अपनी बहन रानी नूर की राज में पहुंची, रानी नूर ने पहला काम ये किया कि वो 1000 जिन्नात, जिन्हें जिन्नात के राजा ने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए साथ भेजा था, उन्हें ये कहकर वापस भिजवा दिया कि मेहरनिसा सुरक्षित पहुंच गई है। मेहरनिसा जब दरबार में पहुंची तो उसका दिल धक से रह गया। नासिर और मंसूर, उसके दोनों बेटे, रानी नूर के पास बैठे रो रहे थे और अपने बाप को पुकार रहे थे। मेहरनिसा ने उन्हें सीने से लगाने आगे बढ़ी तो रानी नूर ने उसे रोक दिया और कड़क कर बोली, खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया। उसके बाद रानी नूर ने बड़ी घृणा से मेहरनिसा को देखा और अपने दरबारियों में से पूछने लगी, तुम में से कोई बता सकता है कि ये चुड़ैल कौन है? सब खामोश रहे तो रानी नूर फिर चीखी, मैं तुमसे पूछ रही हूं, जवाब दो। ये जलील औरत कौन है? एक दरबारी ने हिम्मत करके जवाब दिया, रानी, ये आपकी छोटी बहन है मेहरनिसा। रानी नूर कड़क कर बोली, तुम झूठ बोलती हो। खानदान की इज्जत को धूल में मिलाने वाली मेरी बहन नहीं हो सकती। मैं अभी तुम्हें तुम्हारे झूठ का मजा चखाती हूं।
ये कहकर उसने म्यान से तलवार निकाली और एक ही बार में उस बदनसीब औरत का सर उड़ा दिया। और फिर वो गुस्से भरी हालत में मेहर निसा की तरफ बढ़ी कि उसका सर भी काट दे कि शहवार ने आगे बढ़कर उसे रोकना चाहा तो शहवार की 2 उंगलियां कटकर फर्श पर गिर गई। शहवार दर्द से तड़प उठी। वो बेखौफ होकर कहने लगी, तुमने मेरी उम्र भर की सेवा का ये सिला दिया है। तुम्हारी परवरिश में मेरे बाल सफेद हो गए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम, वो इंसान सच्चा निकला। मैं उसे दया खाकर अपने साथ लाई थी, लेकिन तुम्हारा दिल तो पत्थर का है। तुमने एक बेगुनाह दरबारी को सच बोलने पर भरे दरबार में मार दिया। लो, अब मुझे मार डालो। रानी नूर चंद पल खामोश रही। सामने फर्श पर खून में लथपथ एक लाश पड़ी थी। फर्श पर शहवार की कटी हुई उंगलियां भी पड़ी थी। रानी नूर ने मेहर निसा को देखा और कहने लगा, ए नीच औरत, बोल, ये बच्चे तूने कहां से लिए? तूने बाप की इजाजत के बिना शादी क्यों की? हम सबको क्यों बेखबर रखा? ये कहकर वो चमड़े के कोड़े से मेहर निसा को पीटने लगी। मेहर निसा की चीख में उसके बेटों की चीखें भी शामिल हो गई। रानी नूर उसे कोड़े मारती जाती थी और चीखते हुए कह रही थी, बोल, अगर तुमने इंसान से शादी की तो फिर इंसान को छोड़कर यहां क्यों आ गई ताकि हमारी रुसवाई हो? बोल बोल। मेहर निसा मार खाती गई। अब उसने चीखना भी बंद कर दिया था। जब रानी नूर थक गई तो उसने सिपाहियों को आदेश दिया, इसे हथकड़ियां लगाकर जेल ले जाओ और इसके बेटों को भी इसके साथ बंद कर दो। सिपाहियों ने रानी नूर के आदेश की पालना की। रानी नूर ने अपने बाप के नाम खत लिखा, जिसमें सारी कहानी लिखी और आखिर में लिखा, मैंने आपको सारी कहानी लिख दी है। अब आदेश देना आपका काम है। आपको अंदाजा हो गया होगा कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है। मैं आपके फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही हूं। यह खत एक तेज रफ्तार जिन के जरिए जिन्नात के राजा को पहुंचा दिया गया। खत पढ़ने के बाद जिन्नात के राजा को इतना गुस्सा आया कि उसके मुंह और नथुनों से आग निकलने लगी। उसने उसी वक्त जवाब लिख दिया, नूर, इस लड़की की किस्मत का मालिक मैं तुम्हें बनाता हूं। तुम इसे बेशक फौरन मार दो। आइंदा इसके बारे में मुझे कुछ ना लिखना। जिन्नात के राजा का ये जवाब पढ़कर रानी नूर फूली ना समाई। उसने मेहर निसा को जेल से मंगवाकर फिर कोड़ों से पिटाई की और फिर उसे जेल में डाल दिया। उधर हसन का अब कोई हाल पूछने वाला ना था। चलते चलते वो दरख्तों के झुंड में रुका और वहां आग जलाकर शेख अबुल रेश की दी हुई मिट्टी उस पर छिड़क दी। थोड़ी देर के बाद एक जिन प्रकट हुआ जो दरख्त पर बैठा था। कहने लगा, हम इस धरती पर पांव नहीं रख सकते, तुम भी दरख्त के ऊपर आ जाओ। हसन दरख्त पर चढ़ गया तो जिन ने कहा, शेख अबुल रेश की तुम पर नजर है, उन्होंने तुम्हारे लिए ये डिब्बी भेजी है। ये कहकर उसने वो डिब्बी हसन को दे दी। हसन ने पूछा, इसमें क्या है? तो जिन ने कहा, ये तुम खुद देख लेना, और गायब हो गया। तेज बारिश होने लगी। हसन को रात दरख्त पर ही गुजारनी पड़ी। वो डिब्बी खोलकर देखना चाहता था, लेकिन बारिश और अंधेरे की वजह से ऐसा ना कर सका। जब सुबह हुई तो उसने वो डिब्बी खोली। उसमें एक पर्ची था जिस पर लिखा था, नदी के किनारे के साथ साथ चलते जाओ, फिर तुम्हें फैसला करना होगा। याद रखो, तुम फैसला अपने पक्ष में करना। हसन को कुछ समझ में ना आया कि उसका मतलब क्या है, लेकिन वो हिदायत के मुताबिक नदी के किनारे के साथ साथ चलने लगा। हसन चलता रहा। काफी समय चलने के बाद उसने देखा कि सामने 2 लड़के एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। हसन जल्दी से एक दरख्त की ओट में छुपकर उन्हें देखने लगा। एक बच्चा 10 बरस का और दूसरा 8 बरस का था। बड़ा छोटे को पीट रहा था जो रो रो कर चीख रहा था, ये मैं लूंगा, वो तुम लोगे। हसन को शेख अबुल रेश का मामला याद आया और वो उनकी तरफ चल पड़ा और करीब जाकर पूछा, तुम क्यों लड़ रहे हो? बड़े लड़के ने जमीन की तरफ इशारा किया। हसन ने देखा वहां 2 चीजें पड़ी थी, एक पीतल की छड़ी और दूसरी चमड़े की टोपी। पीतल की छड़ी पर किसी ना मालूम भाषा में कुछ अक्षर लिखे थे और टोपी बहुत मैली
और गंदी थी। हसन को कुछ समझ में ना आया। छोटे लड़के ने रोकर हसन से कहा, चाचा जान, आप हमारा फैसला करें। हसन ने पूछा, क्या फैसला? बड़े लड़के ने हसन को बताया, हम दोनों सगे भाई हैं। हमारा बाप इस इलाके का बहुत बड़ा जादूगर था। वो मर गया है। उसने हमारे लिए 2 चीजें छोड़ी हैं। मेरा छोटा भाई जिद कर रहा है कि वो पीतल की छड़ी लेगा, जबकि ये छड़ी मैं लेना चाहता हूं। अब आप ही फैसला कर दें ताकि हमारा झगड़ा खत्म हो जाए। हसन ने कहा, अगर तुम अपने छोटे भाई को पीतल की छड़ी दे दो तो क्या होगा? ये टोपी से 1-2 रुपए ही ज्यादा कीमती होगी। बड़ा लड़का कहने लगा, जनाब, आपको इन चीजों की हकीकत मालूम नहीं। इन दोनों चीजों में एक एक ऐसी खूबी है कि जिन्नात के राजा की सारी राज भी इसकी कीमत पूरी नहीं कर सकती। हसन ने पूछा, अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओगे तो इनकी खूबी का ज्ञान होगा। बड़े लड़के ने छोटे भाई की तरफ यूं देखा जैसे कह रहा हो कि इसे बता दूं। छोटे लड़के ने सर हिलाया तो बड़ा लड़का बताने लगा, जनाब, ये पीतल की छड़ी जादू की ताकत का शाहकार है। इसकी खूबी यह है कि इसे जमीन पर मार दे तो जिन्नात के साथ कबीले उस व्यक्ति की फर्माबरदारी करेंगे जिसके पास ये छड़ी होगी। हसन ने पूछा, और ये टोपी? उसने कहा, ये टोपी हमारे पिता ने एक इंसान के सर के चमड़े से बनाई थी जो खुद बहुत बड़ा जादूगर था और हर साल किसी मुसलमान को सोना बनाने की तरकीब सिखाने का लालच देकर पहाड़ के दामन में उसकी कुर्बानी दिया करता था। हमारे पिता ने हमें बताया था कि ये टोपी उस व्यक्ति को मिलेगी जिसने उस अग्नि पूजक को मारा होगा। लेकिन हमारे बाप से यहां गलती हुई, क्योंकि अब ये टोपी तो हम दोनों भाइयों में से किसी एक को मिलेगी। हसन समझ गया कि शेख अबुल रेश की पर्ची का क्या मतलब है, और ये टोपी बहराम जादूगर के सर की खाल से बनी हुई है जिसे उसने मारा था। हसन ने पूछा, ये तो सब ठीक है, लेकिन तुमने उस टोपी की खूबी तो बताई ही नहीं। लड़के ने जवाब दिया, चाचा जान, इस टोपी को पहनने वाला दूसरों की नजरों से गायब हो जाता है। हसन सोचने लगा, अब किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है, अब उसकी मुसीबतें खत्म होने वाली है। कुछ सोचकर उसने कहा, मैं तुम्हारा फैसला करूंगा और तुम एक परीक्षा से गुजरोगे। पत्थर का एक टुकड़ा पूरी ताकत से फेंकूंगा। तुम में से जो सबसे पहले पत्थर के उस टुकड़े को मेरे पास ले आएगा उसे पीतल की छड़ी मिलेगी और दूसरे को टोपी। दोनों लड़कों ने कहा, हमें आपका ये फैसला मंजूर है। हसन ने एक पत्थर उठाकर पूरी ताकत से दूर फेंक दिया। वो दोनों भागने लगे। हसन ने देखा कि छोटा भाई बड़े भाई से आगे है। इससे पहले कि वो मुड़ते, हसन ने वो टोपी उठाकर अपने सर पर पहनी और पीतल की छड़ी हाथ में पकड़ ली। जब वो दोनों भाई वापस आए तो वहां उन्हें कोई दिखाई ना दिया। वो समझ गए कि अजनबी उनकी टोपी और पीतल की छड़ी ले गया है। वो दोनों पछताने लगे कि क्यों आपस में झगड़े थे और क्यों एक अजनबी को फैसला करने के लिए कहा था। हसन को अब कोई डर ना था। सर पर टोपी पहने वो शहर में दाखिल हुआ। उसे अब कोई नहीं देख सकता था। उसने शहवार का रुख किया। उसने देखा कि शहवार लेटी है और उसे ही याद कर रही है। हसन ने शरारत का मजा लेने के लिए बर्तनों में से एक बर्तन उठाया, फिर दूसरा। शहवार ने जब देखा कि बर्तन खुद ब खुद हवा में खड़े हिल रहे हैं तो वो घबरा गई। वो समझी कि रानी नूर ने कोई जादू कर दिया है। वो उसे कोसने और गालियां देने लगी तो हसन ने सर से टोपी उतार दी। हसन को देखकर शहवार अवाक रह गई। फिर वो हसन को बाजू से पकड़कर अंदर वाले कमरे में ले गई और कहने लगी, बेटा, तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जान खतरे में है। तुम जल्दी से कहीं छुप जाओ। मेरे घर की तो निगरानी हो रही है। हसन ने अपने बेटों के बारे में पूछा तो शहवार कहने लगी, हाय, तुम्हारी बीवी और बच्चे दोनों जालिम की कैद में हैं और उन्हें हर रोज तंग करती है। वो पछता रही है कि तुम्हें क्यों छोड़ दिया। तुम्हारी तलाश हो रही है। अब जालिम रानी का इरादा यह है कि तुम पकड़े जाओ तो वो सबको एक साथ मार दे। हसन ने शहवार को तसल्ली दी और फिर उसे पीतल की छड़ी और टोपी के बारे में बताया। शहवार सुनकर बेहद खुश हुई, क्योंकि वह ना सिर्फ उस जादूगर के बारे में जानती थी
जिसने ये पीतल की छड़ी और टोपी बनाई थी, बल्कि उनकी खूबियों से भी परिचित थी। उसने हसन की खुशकिस्मती पर उसे मुबारकबाद दी और कहा कि अब उसकी मुसीबतें जल्द खत्म हो जाएंगी। शहवार कहने लगी, जरा मुझे वो टोपी दो, मैं उसे पहनकर उस जालिम रानी से बदला लूंगी जिसने मेरे हाथ की 2 उंगलियां काटी है। हसन ने उसे समझाया कि दिल तो उसका भी यही चाहता है कि वो उसे मार दे, लेकिन वो मेरी बीवी की बड़ी बहन है, तुम भी उसे माफ कर दो। शहवार कहने लगी, वाकई तुम इंसान बड़े हौसले वाले होते हो। शहवार ने हसन को बताया कि मेहर निसा और बच्चे कहाँ कैद हैं। हसन ने इजाजत ली और सर पर टोपी रखी और आंखों से गायब हो गया। हसन सर पर टोपी ओढ़े महल में दाखिल हुआ, फिर कैदखाने के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर एक बड़ा ताला लगा हुआ था। हसन उसके खुलने का इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर के बाद एक पहरेदार औरत पानी का एक गिलास लिए कैदखाने के दरवाजे पर आई। ताला खोला और जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई, हसन भी उसी के साथ दाखिल हो गया। अपनी बीवी और बच्चों की हालत देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे तो कोई नहीं देख सकता था, वो सबको देख रहा था और दीवार के साथ टेक लगाकर बैठ गया। पहरेदार औरत ने हसन के बच्चों को पानी पिलाया, फिर मेहर निसा से धीरे से कहने लगी, आपको कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता दें, मैं जान पर खेलकर आपकी जरूरत पूरी करूंगी। मेहर निसा ने एक लंबी आह भरी। हसन सब कुछ देख और सुन रहा था। मेहर निसा कहने लगी, जो मैं चाहती हूं वह तो किसी के बस में नहीं। हाय कोई जाकर मेरे पति हसन को बता दे कि मैंने उससे बेवफाई की तो खुदा ने मुझे उसकी सजा इन मुसीबतों के जरिए दी। उसे कहो मुझे माफ कर दे। हसन ने यह सुना तो फौरन टोपी सर से उतारी और प्रकट हो गया। उसे देखकर सब हैरान रह गए। बच्चे उसकी तरफ भागे और उसके साथ चिपक गए। मेहर निसा को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। पहरेदार औरत खुश भी थी और परेशान भी। खुश इसलिए कि सब मिल गए थे और डर रही थी कि रानी नूर को पता हो गया तो वो हसन के साथ उसे भी मरवा देगी। हसन ने उसे तसल्ली दी कि उसे कोई नहीं देख सकता। फिर हसन ने टोपी पहनकर गायब होकर दिखाया। फिर वही टोपी मेहर निसा के सर पर रखी तो वो भी आंखों से गायब हो गई। पहरेदार औरत को यकीन हो गया कि कोई परेशानी नहीं तो वो हसन को वही छोड़कर चली गई और दरवाजा बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। वो जिसे वह दुनिया में सबसे ज्यादा चाहता था, जिसकी प्यार में वह जान दे सकता था, वो उसके सामने थी। उसकी बीवी मेहर निसा जिसके हाथों में हथकड़ी लगी थी, जिसका पहनावा मैला और फटा हुआ था, शरीर पर कोड़ों के निशान थे। उसके बच्चे कमजोर और उदास दिखाई दे रहे थे। हसन की आंखों में आंसू आ गए। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मेहर निसा गिड़गिड़ाने लगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो हसन। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है कि मैं तुम्हें छोड़कर आ गई। मैंने तुम्हारी प्यार की कदर ना की। खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। हसन ने उसे तसल्ली दी। बहुत खुश हुआ कि मेहर निसा उससे प्यार करती है। फिर हसन ने उसे सारे सफर की तकलीफों भरी कहानी सुनाई तो मेहर निसा के दिल में हसन की प्यार और बढ़ गई कि अपनी जान को खतरों में डालकर वो उसे हासिल करने के लिए आया था। जब हसन ने मेहर निसा को पीतल की छड़ी और टोपी की कहानी सुनाई तो वो बेहद खुश हुई। बच्चे भी खुश थे और वो एक दूसरे से बातें करते रहे। सारे शिकवे दूर हो चुके थे। कदमों की आहट सुनकर वो खामोश हो गए। हसन ने जल्दी से सर पर टोपी पहन ली। अब वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजा खुला। रानी नूर अंदर दाखिल हुई और कहने लगी, तू किससे बातें कर रही थी बेशर्म? मेहर निसा ने जवाब दिया, क्या मुझे अपने बच्चों से बातें करने की भी मनाही है? रानी नूर को मेहर निसा के इस जवाब पर बड़ा गुस्सा आया। उसने चमड़े का कोड़ा उठाकर पूरी कुवत से मेहर निसा को मारना चाहा तो उसकी बाई पसली में हसन ने जोर से सुई चुभो दी। रानी नूर ने मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई ना दिया। उसने इसे अपना भ्रम समझकर दोबारा कोड़ा मारने के लिए उठाया तो हसन ने फिर
उसकी दूसरी पसली में सुई चुभो दी। इस बार सुई के चुभने से वो चीखी और कोड़ा उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। उसी पल उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। ये हसन था जो अपनी आवाज बदलकर बोल रहा था। हसन ने कहा, जालिम रानी, मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पैगंबर की भेजी हुई फरिश्ता हूं। अगर तुमने अब इस पर जुल्म किया तो फिर तुम्हारी खैर नहीं। तुम्हें सुई दिखाई नहीं देगी, मैं दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हें वो तलवार भी दिखाई नहीं देगी जो तुम्हारा सर एक ही बार में काट देगी। रानी नूर के भ्रम में भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है। वो डर से थरथर कांपने लगी। कोड़ा वहीं फेंककर वो कैदखाने से बाहर निकली। पहरेदार औरत ने ताला लगा दिया। रानी नूर बार बार पीछे मुड़कर देखती भागती जा रही थी। दरबार में पहुंचते उसने शहवार तलब किया। शहवार हाजिर हुई तो रानी नूर को देखकर हैरान रह गई। वो जिसके चेहरे पर हमेशा तानाशाही और गुस्सा दिखाई दिया करता था, अब उसका रंग उड़ा हुआ था और डर से कांप रही थी। शहवार ने पूछा, रानी, मैं हाजिर हूं। मेरे लिए क्या आदेश है? रानी ने उसकी तरफ देखते हुए असामान्य रूप से नरम लहजे में कहना शुरू किया। शहवार, तुम तो सब कुछ जानती हो और ये भी अंदाजा लगा सकती हो कि द्वीप की प्रजा को ये मालूम हो गया कि मेहर निसा ने इंसान से शादी की, फिर उसे छोड़ आई और 2 बच्चों की वो मां है, तो हमारी कितनी बदनामी होगी। उधर पिताजी ने आदेश दिया है कि उसे मार दिया जाए। तुम ही बताओ ये मसला कैसे सुलझाया जाए? क्या उन्हें लिखूं कि सजा कम कर दी जाए? शहवार बहुत हैरान हुई कि इस जालिम के पत्थर दिल में दया कैसे पैदा हुई। वो पूछे बिना ना रह सकी। उसने कहा, रानी, आप तो बिल्कुल ही बदली बदली दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले तक तो क्या हुआ है कोई खास? रानी नूर ने सोचा, अगर मैंने फरिश्ते का जिक्र किया तो इसमें मेरी बेइज्जती का पहलू है, इसलिए वो ये बात टाल गई और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। बस तुम ऐसा करो कि कैदखाने में जाकर उसके हाथ पांव खोल दो और वहां से निकालकर आजाद करो। उसकी खुराक, पहनावा और दूसरी जरूरतों का इंतजाम कर दो। शहवार रानी नूर के इस बदलते हुए रवैये पर सोचती जल्दी जल्दी कैदखाने में पहुंची ताकि मेहर निसा को जल्दी आजाद कर दे। जब दरवाजा खुलवाकर अंदर पहुंची तो उसने बच्चों और मेहर निसा को हंसते देखा। उस हंसी में एक मर्दाना आवाज भी शामिल थी जो हसन की आवाज थी, लेकिन हसन दिखाई नहीं दे रहा था। हसन ने टोपी उतार दी तो वह दिखाई देने लगा। अब शहवार को किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं थी कि रानी नूर का मिजाज कैसे बदल गया। वो समझ गई कि ये सब हसन और उसकी टोपी की करामात है। मेहर निसा को आजाद करने के बाद उसकी जरूरतों का इंतजाम करके वो सब बैठकर सोचने लगे कि उन्हें यहां से कैसे निकलना है। मेहर निसा अपने बच्चों के साथ बगदाद जाना चाहती थी। शहवार ने भी कहा कि हसन अब उसका बेटा है और वो हसन के साथ ही जाएगी। शहवार की प्यार और तकलीफों का एहसास करके हसन की आंखों में आंसू आ गए। मेहर निसा ने शहवार को गले लगाकर कहा, अब हम हमेशा इकट्ठे रहेंगे। शहवार कहने लगी, तुम्हारी बड़ी बहन को मैं खूब समझती हूं। अभी हमें उसके इरादों पर नजर रखनी होगी। मैं जाकर उसे बताती हूं कि उसने मुझे जो आदेश दिया था मैंने उसकी पालना कर दी है, फिर देखूंगी कि वो क्या कहती है। जब शहवार चली गई तो हसन ने मेहर निसा से कहा, मैं भी जाता हूं, देखता हूं कि रानी का अब क्या इरादा है। उसने टोपी पहनी और आंखों से गायब हो गया। शहवार ने जो कुछ देखा वो हैरान करने वाला था। रानी नूर उस औरत की पिटाई कर रही थी जिसे मेहर निसा का पहरेदार बनाया गया था। वो उससे पूछ रही थी कि बंद कमरे के अंदर वो आदमी की आवाज किसकी थी। रानी नूर का दिल कह रहा था कि वो हसन था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा था क्यों। वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हसन की मदद के लिए फरिश्ता भेज सकते हैं। जब शहवार ने पहरेदार औरत को इस तरह पिटते देखा तो उसका दिल चाहा कि वह रानी नूर के हाथ से कोड़ा छीन ले। दरबार में मौजूद दूसरे लोग भी पहरेदार औरत के लिए हमदर्दी महसूस कर रहे थे, मगर रानी नूर के डर से खामोश बैठे थे।
उसी पल जोरदार मर्दाना ठहाके की आवाज गूंजी। फिर कोई जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसने ऊंची दबदबे वाली आवाज में कहा, ए नीच औरत, तू हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बात भी स्वीकार नहीं करती। तो भूल गई कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इंसान थे, इसलिए वो बेगुनाह इंसान की मदद करते हैं। तेरी बहन इंसान से विवाहित हुई है, इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसकी मदद कर रहे हैं। शहवार और पहरेदार औरत दोनों समझ गई कि ये हसन है, मगर रानी नूर तो कांपने लगी। अब भरे दरबार में फरिश्ते ने उसका दम निकाल दिया था। शहवार ने मौका देखा और कहने लगी, रानी जिद छोड़ दो। अब ये आवाज दरबार में मौजूद सब लोगों ने सुनी है। आपको चेतावनी दी गई है, अगर अब आपने किसी पर जुल्म किया तो फिर आपकी खैर नहीं। रानी नूर कांप और डर रही थी, लेकिन उसके दिल की नफरत ठंडी ना हुई थी। उसने कहा, तुम क्या चाहती हो कि मैं इन्हें आजाद कर दूं? इन्हें यहां से जाने दूं? ऐसा नहीं होगा। सुना, अभी रानी नूर अपनी बात पूरी ना कर सकी थी कि उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगा। तमाचे की आवाज सबने सुनी, लेकिन तमाचा मारने वाले को किसी ने ना देखा। रानी नूर तमाचा खाते ही बेहोश हो गई। दरबार में खलबली मच गई। वैद्य बुलाए गए और थोड़ी देर के बाद रानी को होश आया तो उसने शहवार बुलाकर कहा, तुम जाकर मेहर निसा और उसके बच्चों के पास रहो। जब भी हसन गिरफ्तार हुआ, मैं इन सबको जिन्नात के राजा के पास भेज दूंगी, फिर वो जाने और उसका काम जाने। रानी नूर ने अब भी हथियार नहीं डाले थे। अब वो सब स्वादिष्ट और शानदार खाने खाने के बाद सोचने लगे कि किस तरह यहां से आजादी हासिल की जाए। हसन ने कहा, मैं चाहता हूं कि हम यहां से खून का एक बूंद बहाए बिना किसी तरह निकल जाएं। शहवार ने कहा कि ऐसा होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि रानी नूर के दिल में किसी की इज्जत है ना सम्मान। वो मौके की तलाश में रहेगी और जैसे ही मौका मिलेगा वो घातक वार करेगी। मेहर निसा ने भी उसकी पुष्टि की और कहा, मेरी बहन माफ करना नहीं जानती, वो जरूर वार करेगी। हसन उनकी बातें सुनता रहा, फिर कहने लगा, आज हमें यहां से निकल जाना है कहीं दूर। मैं चाहता हूं कि पीतल की छड़ी की ताकत को आजमाऊं। सबने उसकी पुष्टि की और फिर वो रात के गहरे होने का इंतजार करने लगे। ये एक अंधेरी रात थी। चांद था ना सितारे और आसमान पर गहरे काले बादल छाए हुए थे और फिर तेज हवा भी चलने लगी। शहवार ने सबसे कहा, यह बेहद उचित मौका है यहां से निकलने का। वो सब चल पड़े। एक बेटे को मेहर निसा ने और दूसरे को हसन ने उठाया। सारा शहर सो रहा था। अंधेरा इतना था कि वो एक दूसरे के साथ जुड़कर चल रहे थे। तेज तेज कदम उठाते शहर के बाहर पहुंच गए। शहवार ने कहा, बेटा हसन, ये उचित जगह है, अब तुम पीतल की छड़ी को इस्तेमाल में लाओ। हसन ने शहवार के कहने पर रुककर जमीन पर छड़ी को मारा और ऊंची आवाज में बोला, इस पीतल की छड़ी के गुलामों मेरे सामने हाजिर हो जाओ। और फिर चंद पलों के बाद जो कुछ हुआ वो काबिले यकीन नहीं था। अचानक जमीन कांपने लगी और फिर धरती फट गई। उसमें से 7 जिन निकले। उन्होंने एक साथ 3-3 बार झुककर हसन को सलाम किया और कहा, हमारे मालिक, हमारे आका, हम हाजिर हैं, हम आपके गुलाम हैं। आपके आदेश पर हम पहाड़ों को उठाकर समुद्र में फेंक सकते हैं। हसन ने उनकी तरफ देखा। उनमें कुछ जवान थे और एक ऐसा जिन भी था जिसकी दाढ़ी उसकी नाभि तक लटक रही थी। हसन ने उनसे कहा, आप अपने बारे में बताएं और ये भी कि आपके पास कुल कितनी फौज है। उस लंबी दाढ़ी वाले जिन ने अदब से जवाब दिया, हमारे आका, हम 7 जो आपके सामने खड़े हैं 7 राजा हैं और हम में से हर एक राजा जिन्नात और भूत प्रेतों के साथ कबीलों का राजा है। हम 7 राजा अलग अलग रंगों नस्ल के जिनों और भूतों प्रेतों पर राज करते हैं। हमारे कबीले अलग अलग इलाकों में रहते हैं। कुछ ऐसे पहाड़ों पर रहते हैं जिनके दामन में नदियां बहती हैं। कुछ ऐसे हैं जो रेगिस्तान में बसे हैं। कुछ कबीले जंगलों में रहते हैं। ऐसे भी हैं जो समुद्र में रहते हैं और ऐसे भी जो जमीन के नीचे बसे हैं। वो एक पल के लिए रुका, फिर कहने लगा,
हम सब आपके गुलाम हैं, आपके आदेश के पाबंद, इसलिए कि आप इस पीतल के छड़ी के मालिक हैं। हसन ने कुछ सोचा फिर कहा, मैं तुम्हारी फौज देखने का इच्छुक हूं। लंबी दाढ़ी वाले जिन ने कहा, हमारे आका, हमें आपके आदेश की पालना में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन आप और आपके ये साथी हमारी फौज को देखने की ताब नहीं ला सकते, क्योंकि हमारी फौज बहुत डरावनी और भयभीत करने वाली है। मेरे आका, माफी चाहता हूं, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हसन ने जवाब दिया, असल में मैं तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगाना चाहता हूं कि वक्त आने पर तुम मेरी किस हद तक और कितनी मदद कर सकते हो। उस जिन ने जवाब दिया, आप इसकी फिक्र ना करें आका, हम वक्त आने पर आपकी इतनी मदद कर सकते हैं कि आपको उसकी उम्मीद भी नहीं होगी। हसन को उनकी बातों पर पूरा यकीन आ गया। उसने कुछ सोचा और फिर कहने लगा, ठीक है, अब तो मैं ऐसा करो कि हम सबको फौरी तौर पर बगदाद पहुंचा दो। हसन ने देखा कि सातों जिन्नों ने गर्दन झुका ली है और खामोश खड़े हैं। ये सब उसके लिए नामुमकिन को मुमकिन बनाकर दिखाने का दावा कर रहे थे, और अब सर झुकाए क्यों खड़े हैं? हसन ने बेचैनी से पूछा, क्या बात है, चुप क्यों लग गई है? क्या तुम हमें बगदाद नहीं पहुंचा सकते? सफेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने ही इसका जवाब दिया। कहने लगा, आका, ऐसी कोई बात नहीं। असल में हमने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की कसम खा रखी है कि हम किसी इंसान को अपनी कमर पर नहीं बिठाएंगे, वरना आपको बगदाद पहुंचाना हमारे लिए क्या मुश्किल है। हसन ने पूछा, तो फिर क्या होगा? वो कहने लगा, हमारे आका, हम अपने कुछ भूतों को घोड़े की शक्ल में बदल देते हैं, वो आपको बगदाद पहुंचा देंगे। सफेद दाढ़ी वाले जिन की बात सुनकर शहवार ने अचानक पूछा, क्या तुम शेख अबुल रेश के शागिर्द तो नहीं हो? उन्होंने एक साथ जवाब दिया, हाँ, हम उनके शागिर्द भी हैं और मुरीद भी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? शहवार ने जवाब दिया, इसलिए कि मैं भी उन्हीं की शागिर्द हूं। सफेद दाढ़ी वाले जिन ने कहा, तो बहन, बगदाद पहुंचाने का काम तो तुम भी कर सकती हो। शहवार ने गंभीरता से जवाब दिया, असल काम बगदाद पहुंचाना नहीं है, खतरा यह है कि रानी नूर जिन्नात के राजा की फौजों के साथ हम पर हमला कर देगी। सफेद दाढ़ी वाले जिन ने सर हिलाते हुए कहा, ऐसा तो जरूर होगा, क्योंकि रानी को फरार की खबर जरूर मिल जाएगी, वो रास्ते में ही आ लेगी। जिन्नात के राजा की फौज उसके साथ होंगी और फिर जंग तो जरूर होगी। वो रुका, उसने अपने साथी जीनों की तरफ देखा, फिर हसन से मुखातिब हुआ, हम उनका जान तोड़कर मुकाबला करेंगे, लेकिन फतह किसकी होती है ये अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन हमारे आका, जिस तरह अब तक किस्मत ने आपका साथ दिया है, उसको सामने रखते हुए उम्मीद की जा सकती है कि आपका भाग्य ही सफल होगा। हसन ने मेहर निसा और अपने बच्चों की तरफ देखा, दिल में कहा, अब हर खतरे का मुकाबला तो करना ही होगा, यहां से तो बहरहाल निकलना होगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं। हसन ने जिनों से कहा, अब तुम हमारी रवानगी का इंतजाम करो। हसन के आदेश देने की देर थी कि उन सातों जिन्नों ने जोर जोर से जमीन पर एक साथ पाव मारे। जमीन कांपने लगी, उनके लिए अपना अस्तित्व संभालना मुश्किल हो गया। जमीन फट गई, उसमें से 3 बहुत ताकतवर खूबसूरत घोड़े निकले, उन पर जीनें कसी थी। हर एक घोड़े की जीन के साथ एक पानी का मशकीजा और एक खुराक का थैला बंधा हुआ था। सफेद दाढ़ी वाले जिन ने कहा, इस पानी और खुराक को थोड़ा ना समझिए, ये कभी खत्म नहीं होंगे, आप जितना जी चाहे खाएं और पिए। एक घोड़े पर हसन सवार हुआ और अपने साथ अपने बेटे नासिर को बिठाया। दूसरे घोड़े पर मेहर निसा और मंसूर बैठे, तीसरे घोड़े पर शहवार। हसन ने सातों जिनों से कहा, अब तुम अपनी फौज तैयार रखो ताकि जिस वक्त जरूरत पड़े मदद को आ सको। उन सब ने सर झुकाकर एक स्वर में होकर कहा, आका, अब फिक्र ना करें, आपके आदेश पर हमारी सारी फौज आपकी मदद के लिए एक पल में हाजिर हो जाएंगी। हसन ने उन सबको जाने की इजाजत दी और उसी पल वो घोड़े जमीन से कदम उठाकर हवा में उड़ने लगे। चंद घंटों के बाद सुबह का प्रकाश फैलने लगा। घोड़ों ने एकदम अपना रुख बदल लिया।
अब वो आम रास्ते से हटकर एक ऊंचे पहाड़ के साथ साथ भाग रहे थे। असल में वो घोड़े तो नहीं थे, भूत प्रेत थे, इसलिए उन्हें जो हिदायत दी गई थी उन पर अमल कर रहे थे। ये सफर तेज था, महीनों के फासले दिनों में तय हो रहे थे। जब उचित होता वह रुक जाते, खाना खाते, कुछ आराम करते। उसके बावजूद ये सफर डरावना था। लेकिन हसन खुश था, इसलिए कि अब वो अकेला सफर नहीं कर रहा था, बल्कि उसकी बीवी और बच्चे उसके साथ सफर कर रहे थे। ये बगदाद की तरफ वापसी का सफर था। उस सफर में अपने बीवी बच्चों का दिल कहानियां और वाक्य सुनाकर बहलाता रहा। तरह तरह के बदलते नजारे भी उनका ध्यान खींच लेते थे। इसके बावजूद बेचैन थे, डर दिलों में समाया हुआ था। वो जानते थे कि रानी नूर के पत्थर दिल में दया पैदा नहीं हो सकती। वो जरूर बदला लेने के लिए आएगी। और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन ये छोटा सा काफिला जा रहा था कि उन्होंने पहाड़ के पीछे एक आंधी उठते देखी, जो बहुत तेजी से फैलती हुई उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही थी। उस आंधी और उनके बीच फासला घटता रहा, और जैसे जैसे फासला कम हुआ, चीख पुकार के साथ घोड़ों के हिनहिनाने की आवाजें भी आने लगी। शहवार ने चीख कर कहा, हसन बेटे, घोड़ों को रोको और फौरन पीतल की छड़ी जमीन पर मारकर अपने आदेश मानने वालों की फौज तलब करो। ऐसा ना हो कि दुश्मन अचानक हम पर हावी हो जाए। हसन ने घोड़ों को रोका। पहला काम यह किया कि वो तिलिस्मी टोपी मेहर निसा के सर पर रख दी, ताकि वो किसी को नजर ना आ सके। उसके बाद हसन ने पीतल की छड़ी जोर से जमीन पर मारी। उसी पल सातों जिन राजा हाजिर हो गए और सर झुकाकर कहने लगे, आका, हम हाजिर हो गए हैं। हसन ने पूछा, तुम अपनी फौज साथ लेकर आए हो? उन्होंने जवाब दिया, हमारे आका, ये लश्कर जो आप देख रहे हैं आपके ही गुलामों का है। जिन्नात के राजा की बेटी रानी नूर एक जबरदस्त लश्कर की कमान करते हुए रवाना हो चुकी है। अब वो यहां पहुंचने वाली है। हम उससे पहले यहां पहुंच गए हैं, ताकि हम उसके लश्कर के आने से पहले पहाड़ों, ऊंची जगहों पर कब्जा कर लें, क्योंकि ऐसा करने से हमारा कम से कम नुकसान होगा। हसन को पीतल की छड़ी के गुलामों के समय पर पहुंचने पर बहुत खुशी हुई। एक बात उसके दिल में खटक रही थी। उसने पूछा, ये क्या बात है कि वैसे तो तुम हवा में उड़ते हो, लेकिन लड़ाई के लिए जमीन पसंद करते हो? सफेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने जवाब दिया, आका, आपने बड़ी समझदारी का सबूत देकर यह सवाल पूछा है। हकीकत यह है कि हम हवा में भी लड़ सकते हैं, लेकिन हवा में लड़ाई से हमारी ताकत बहुत ज्यादा खर्च होती है और हम मजबूती से जमकर नहीं लड़ सकते। इसलिए हम चाहते हैं कि जब लड़े तो हमारे घोड़ों के कदम जमीन पर हों। हसन ने जवाब दिया, हां, मैं समझ गया, जमीन में बहुत ताकत होती है। सफेद लंबी दाढ़ी वाले जिन ने कहा, हम आपको एक ऊंची और सुरक्षित जगह पर बिठा देते हैं, ताकि आप वहां से लड़ाई को अपनी आंखों से देख सकें। उन्हें एक सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर बिठाकर वो अपने लश्कर को व्यवस्थित करने और जंग की तैयारी में लग गए। थोड़ी देर के बाद वो सातों जिन फिर हाजिर हुए और कहा, हमने अपनी फौज का एक दस्ता रानी नूर की फौज को रोकने के लिए रवाना कर दिया है, ताकि वो उसकी ताकत रास्ते में ही तोड़ दे। जो बाकी बचेगा उसका सफाया हम यहां कर देंगे। हसन उनकी समझदारी पर बहुत खुश हुआ। मेहर निसा, जो उस वक्त हसन के पास बैठी थी, उसने उसके कान में कहा, इन्हें कह दो कि ये रानी नूर को मार ना दें, बल्कि जिंदा गिरफ्तार करें। हसन ने उन जीनों को यह हिदायत दी तो वो कहने लगे, आका, आदेश की पालना होगी। और फिर हलचल मच गई। शोरगुल का तूफान उठ खड़ा हुआ। वो सातों जिन वहां से ये कहते हुए भागे, अफसोस, हमारा भेजा हुआ दस्ता रानी नूर के लश्कर की ताकत कम करने और रोकने में नाकाम रहा। और फिर अचानक पहाड़ों के पीछे से एक अंधेरा बादल ऊपर उठा और दोनों लश्कर एक दूसरे से भिड़ गए। यूं लगता था जैसे कयामत टूट पड़ी है। जिन्नात की फौज की आवाजें कड़कती बिजलियों की तरह थी। दोनों फौज एक दूसरे से मुकाबला कर रही थी। उनके नथुनों से आग के शोले निकल रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां लाशों के ढेर लग चुके थे। हसन खुद उस डरावनी लड़ाई को देखकर डर रहा था।
उसके बेटे कांप रहे थे। हसन ने उन्हें तसल्ली दी, हौसला बढ़ाया। मेहरनिसा अभी तक सर पर तिलिस्मी टोपी ओढ़े उनके पास बैठी थी। हसन ने उसकी सिसकियां सुनी तो पूछा, क्या हुआ? उसने कहा, काश मेरी बहन जिंदा रहे, लड़ाई में काम ना आ जाए। हसन के बजाय उसकी बात का जवाब शहवार ने दिया। कहने लगी, ये देखो मेरा हाथ जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई है, उसे अपने जुल्म की सजा जरूर मिलेगी। मेहरनिसा को शहवार की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो नरमी से कहने लगी, बेहतर तो ये होगा कि वो गिरफ्तार होकर सामने लाई जाए और हम उसे माफ कर दें। हसन ने कहा, यह तो सिर्फ खुदा को मालूम है कि कौन गिरफ्तार होता है। हमारी फौज का वो दस्ता जो उन्हें रोकने गया था हार चुका है। सब पर घबराहट तारी हो चुकी थी। मेहरनिसा ने कहा, क्या यह बेहतर ना था कि हम सफर जारी रखते? हसन ने जवाब दिया, मेहरनिसा कैसी बातें करती हो? अगर हमें हार हो जाती तो वो रास्ते में ही हमारा हाल ना बेहाल कर देते। यहां बैठे हम सब कुछ अपनी आंखों से देख रहे हैं। दुआ करो कि हमें फतह नसीब हो। और फिर रात का अंधेरा छाने लगा तो दोनों फौजों ने लड़ाई बंद कर दी और अपनी अपनी जगहों पर चले गए। मैदान जंग में लाशों के ढेर थे। थोड़ी देर के बाद पीतल की छड़ी के गुलाम सातों जिन हाजिर हुए। सर झुकाकर सलाम किया। हसन ने पूछा, आज की जंग का क्या हाल रहा? उसने कहा, हमारे आका हमने जो दस्ता रानी नूर के लश्कर को रोकने के लिए भेजा था, उसमें से सिर्फ चंद जिंदा बचकर आ सके, लेकिन उन्होंने रानी नूर के लश्कर को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस जंग का फैसला आज ही हो जाता अगर रात ना हो जाती, लेकिन कल तो फैसले का दिन होगा। हसन ने देखा कि मैदान जंग अंधेरे में डूबा हुआ है, लेकिन कुछ हरकत करती हुई चीजें दिखाई दे रही थी। उसने जिन से पूछा कि वो क्या है। जिन ने जवाब दिया, आका वो दुश्मन के जासूस है जो अपनी फौज की लाशों को ढूंढ रहे हैं और जख्मियों को उठा रहे हैं। उनको हिदायत दी गई है कि आपको देखें तो फौरन मार डालें। उसी वक्त एक और बात हसन को मालूम हुई जो शहवार ने बताई कि कैदखाने की पहरेदार औरत पर बहुत जुल्म तोड़ा गया था। इसलिए उसने बता दिया कि हसन खुद गायब हो जाता था और रानी को डराने वाले फरिश्ते का कोई अस्तित्व नहीं था। आका वो आपको धोखेबाज समझती है। ये सुनकर मेहरनिसा तो बहुत डर गई। वो पूछने लगी, तुमने हमारी सुरक्षा का तो खास इंतजाम किया होगा? सातों जिन अदब से झुके और सफेद दाढ़ी वाले जिन ने जवाब दिया, आप बेफिक्र रहें, हमने सबसे पहले आप ही की सुरक्षा का इंतजाम किया है। इस वक्त अंधेरा है, फिर भी जरा ऊपर देखें। हसन ने आंखें फाड़ फाड़ कर अंधेरे में देखा तो उसे अपने सरों के बहुत ऊपर गिद्ध गोल दायरे में उड़ते नजर आए। हसन ने कहा, ये तो गिद्ध लगते हैं, अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहे। सफेद लंबी दाढ़ी वाले जन ने कहा, हमारे आका शक्ल से तो ये गिद्ध ही है, लेकिन दरअसल ये बेहद ताकतवर शैतान है। ये आप सबकी सुरक्षा कर रहे हैं। अगर कोई आपकी तरफ बढ़ा तो ये उसको मिनटों में टुकड़े कर देंगे। हसन की आंखों में आंसू आ गए। वो खुदा का शुक्र अदा कर रहा था जिसने उसकी मेहरनिसा और बच्चों की सुरक्षा के लिए ऐसा बंदोबस्त कर दिया था। अचानक शोर हुआ और वो सातों जिन ये कहकर भागे कि रानी की फौज ने रात में हमला मार दिया है। रानी नूर ने वाकई चालबाजी से काम लिया था। हालांकि रात का वक्त आराम के लिए था, मगर उसने अपनी फौज को हमला करने का आदेश दिया और यही आदेश उसकी बदनसीबी साबित हुआ। सातों जिन्नात की फौज ने जी जान से लड़ना शुरू किया। इधर रानी नूर के साथी अंधेरे में अपने ही साथियों को मारने लगे। इससे सातों जिन्नात की फौज को सुनहरा मौका मिल गया और उन्होंने रानी नूर के लश्कर को मारना शुरू कर दिया। रानी नूर ने अब जंग का पासा पलटते देख लिया था। वो अपने चंद पहरेदारों को साथ लेकर मैदान जंग से भागने लगी, लेकिन हसन के जिन्नों ने पहले से उसका इंतजाम कर रखा था। चंद बहादुर सिपाहियों को पहले से रानी नूर की निगरानी सौंपी हुई थी। चुनांचे जैसे ही रानी नूर घोड़े पर सवार हुई, उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही सुबह हुई, पीतल की छड़ी के सातों सरदार जिन शान के साथ चलते हुए हसन के पास हाजिर हुए।
सलाम किया और फिर हसन को फतह की मुबारकबाद दी। उसके बाद उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर 3 शानदार तख्त बिछाए। उन पर मेहर निसा, हसन, शहवार, नासिर और मंसूर को बिठाया और कहा, हमारे आका इजाजत दीजिए कि हम कैदियों को आपके सामने पेश कर सकें। सबसे पहले रानी नूर को पेश किया गया। उसके हाथ में हथकड़ी थी और पैरों में बेड़ियां थी। वो जख्मी थी, पहनावा मैला, गंदा और फटा हुआ था। उसकी आंखें डर से लाल थी और उसके एक हाथ की 2 उंगलियां कटी हुई थी। कैदी की हालत में भी उसका सर उठा हुआ था और चाल में वकार था। वो सचमुच रानी थी, यद्यपि उसे हार हो चुकी थी। अपनी बड़ी बहन को इस हालत में देखकर मेहर निसा की चीखें निकल गई। उसने अपने सर से तिलिस्मी टोपी उतारी और अपनी बहन के स्वागत के लिए बढ़ने लगी तो शहवार ने उसका बाजू पकड़कर उसे रोक लिया और शहवार रानी नूर को मुखातिब करके कहने लगी, आज तुमने अपने जुल्म का अंजाम देख लिया। फिर उसने रानी नूर का वो हाथ पकड़ ऊंचा किया जिसकी 2 उंगलियां कटी हुई थी। देखा, तेरे भी उसी हाथ की उंगलियां कटी है जिस हाथ की तूने मेरी उंगलियां काटी थी। एक दिन तुमने हसन का खून बहाया था, आज तेरे जख्मों से भी खून बह रहा है। और जो हालत तेरे जुल्मों सितम सहते हुए तेरी बहन के पहनावे की थी, आज वही सूरत तेरे पहनावे की है। रानी नूर खामोश खड़ी रही। मेहर निसा ने कहा, यह वक्त ऐसी बातों का नहीं है। हम सब भाग्य के गुलाम हैं। तुम अभी मेरी बहन हो, इसे माफ कर दो। शहवार और मेहर निसा ने उनकी तरफ देखा और कहने लगी, मेरे सरताज, आप इंसान हैं, दयालु हैं। आप सब कैदियों को रिहा करने का आदेश दे और सबसे पहले मेरी बहन की रिहाई का आदेश दे। हसन ने आदेश दिया। रानी नूर की हथकड़ी और बेड़ी उतार दी गई। मेहर निसा अपनी बहन से लिपट कर रोने लगी तो रानी नूर का पत्थर दिल भी पिघला और वो आंसू बहाती हुई कहने लगी, मैंने तुम पर बहुत जुल्म किए, सब पर बहुत जुल्म किए। सब लोग मुझे माफ कर दें। हसन ने आदेश दिया कि रानी नूर के सब कैदियों को आजाद करके उन्हें नया पहनावा दिया जाए। पीतल की छड़ी के 7 जिन्नों ने फौरन आदेश की पालना की। उसके बाद हसन ने आदेश दिया कि रानी नूर के अलावा उसके लश्कर के तमाम सिपाहियों को जाने दिया जाए। इस आदेश की भी पालना हुई। उसके बाद हसन ने पीतल की छड़ी के 7 जीनों से कहा कि अब वो भी जा सकते हैं। वो सर झुकाकर सलाम करके चले गए। मेहर निसा ने अपनी बहन रानी नूर को नया पहनावा पहनाया। हसन ने शहवार और रानी नूर की भी सुलह करा दी। रानी नूर ने सच्चे दिल से शहवार से माफी मांगी। सुबह होने तक वो सब जागते रहे और बातें करते रहे। हसन ने रानी नूर को अपनी सारी कहानी सुनाई तो वो कहने लगी, हो तो तुम इंसान, लेकिन ताकत में तुम हमारे पिताजी जिन्नात के राजा से भी ज्यादा ताकतवर हो, क्योंकि शेख अबुल रेश जिसका दोस्त हो वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। जिस दिन तुम भागे हमारे बाप खुद मेरे पास आए। हमारे बाप ने तुम्हें मारने और तुम्हारी किस्मत का मालिक बनने का आदेश मुझे दे दिया था। वो पछता रहे थे और समझते थे कि शायद मैं तुम्हें मरवा चुकी हूं। वो बहुत दुखी थे। मैंने जब उन्हें बताया कि मैंने तुम्हें नहीं मारा तो खुश हो गए। रानी नूर ने सर झुकाकर शर्मिंदगी से कहा, हमारे पिताजी ने मुझे तुम्हें मारने से मना कर दिया था। मैंने उनके आदेश की खिलाफवर्जी करके खुद अपनी मर्जी से तुम्हें मारने के लिए लश्कर लेकर आई थी। रानी नूर ने फिर हसन की तरफ देखा और कहने लगी, हसन भाई, तुमने तो मेरी सारी ताकत तबाह कर दी, तो तुम वाकई हमसे ज्यादा ताकतवर हो। थोड़ी देर तक सब खामोश रहे। फिर रानी नूर कहने लगी, हमारे बाप बहुत गमगीन होंगे। मैं चाहती हूं कि मेहर निसा और तुम उनसे मिलकर उनकी दुआएं हासिल कर लो। अब वो तुम्हारी और मेहर निसा की शादी की मुखालफत नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें भी पता चल जाएगा कि तुम बहुत ताकतवर हो। क्या ही बेहतर हो कि तुम सब द्वीप चलो और जिन्नात के राजा से मिलो। मेहर निसा भी यही चाहती थी। वो भी अपने बाप जिन्नात के राजा से मिलने के लिए बेताब थी। हसन खामोश रहा। वो सोचने लगा था। फिर उसने कहा,
मेरी माँ बगदाद में मेरे लिए तड़प रही होगी। मेरी 7 परियां मेरी राह देख रही होंगी। इसलिए मैं समझता हूं कि हमें अब वापस द्वीप नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं जानता हूं कि मेरी प्यारी बीवी मेहर निसा की जिन्नात के राजा से मुलाकात जरूर होगी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं शेख अबुल रेश से अर्जी करूंगा कि वो जिन्नात के राजा को हमारे साथ मुलाकात के लिए यहां पहुंचा दें। हसन ने आग जलाई और शेख अबुल रेश की दी हुई मिट्टी की एक चुटकी उसमें डाल दी। दूसरे ही पल शेख अबुल रेश खुद तशरीफ ले आए। इस बार उन्होंने अपने किसी जिन को नहीं भेजा था। सबने उनका सम्मान से स्वागत किया। उन्होंने हसन की इच्छा उसी पल पूरी कर दी। जिन्नात के राजा चंद मिनटों के बाद वहां बैठा अपनी प्यारी बेटी मेहर निसा और उसके बेटों से प्यार कर रहा था। शेख अबुल रेश फौरन गायब हो गए। जब विदा का समय आया तो रानी नूर शहवार से लिपटकर रो रो कर अर्जी करने लगी कि वो उसे अकेला छोड़कर ना जाए। शहवार ने भी उसकी विनती और प्रार्थना पर उसके साथ द्वीप जाने का इरादा कर लिया। जिन्नात के राजा अपनी बेटी नूर और शहवार को लेकर चला गया। जाते वक्त उसने वादा लिया कि हसन और मेहर निसा हर 3 साल बाद उन्हें मिलने के लिए आया करेंगे। वापसी का सफर बहुत तेजी से हुआ। उसका इंतजाम शेख अबुल रेश ने किया। रास्ते में हसन अपने बीवी बच्चों के साथ धरती कपूर रुका और राजा से मुलाकात की। राजा ने उसकी सफल वापसी पर शानदार जश्न मनाया और सबको बहुत शानदार और कीमती उपहार देकर विदा किया। उसके बाद सफर करते हुए हसन और उसकी बीवी बच्चे शेख अबुल रेश से मुलाकात के लिए रुके। वहां शेख अब्दुल कुद्दूस भी तशरीफ लाए। हसन ने उनका दिल से शुक्रिया अदा किया तो वो हसन की बहादुरी की तारीफ करने लगे। उनकी असीम मेहरबानी और उपकार को सामने रखते हुए पीतल की छड़ी शेख अबुल रेश को और तिलिस्मी टोपी अब्दुल कुद्दूस को भेंट कर दी तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने तेज रफ्तार सवारी का इंतजाम करके हसन और उसकी बीवी बच्चों को विदा किया। हसन की 7 परी बहनें बेहद खुश हुई। सबसे छोटी परी तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उन्होंने महल में जबरदस्त जश्न मनाया और फिर वादा लिया कि उन्हें मिलने के लिए आया करेंगे। जब वो विदा हुए तो 7 बहनों ने उन्हें उपहारों से लाद दिया था। बगदाद तक का सफर बहुत खुशगवार था। हसन ने सब कुछ हासिल कर लिया था। उसकी बूढ़ी मां उसे देखकर खुदा के सामने सजदे में गिर गई। वो अपने पोतों को देखकर खुशी से खिल उठी। मेहर निसा ने अपनी सास से माफी मांगी तो हसन की मां ने उसे सीने से लगा लिया। हसन, मेहर निसा और उसके बेटों की वापसी की खबर सारे बगदाद में फैल गई। रानी जुबैदा ने उन्हें दावत पर बुलाया। ये ऐसी शानदार दावत थी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। रानी के आदेश पर बगदाद के हर एक गरीब को खाना खिलाया गया। सारे बगदाद में लंगर खुल गए थे। उसके बाद हसन और मेहर निसा की जिंदगी का हर दिन ईद और रात शबे बारात थी। खुदा ने हसन और मेहर निसा को खुशियां अता की। अल्लाह ताला सब कहानी सुनने वालों को भी ऐसी ही खुशियों से नवाजे। आमीन।